हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक सिंह। इस वीडियो में हम बात करेंगे घटना सार जो मैगजीन हमने 2 घंटे के लगभग अभी जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो आप देख लिए हैं। अब इसमें हम राष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिकी देखेंगे। अब जितने भी नेशनल इवेंट्स था इनका डिटेल, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन भी बहुत सारे होते हैं कि आपको एक ही इवेंट से 2 से 3 स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं। इसके बाद पूछा जाता है कौन सा सही है कौन सा गलत है, या ABCD में कौन सा सही है, AB सही है कि BC सही है कि तीनों सही है, ऑल है या सब गलत है। अब इस टाइप के क्वेश्चन के लिए थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ता है, ठीक है। ये तभी हो पाएगा जब थोड़ा हमें डिटेल में जानकारी हो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रीय घटनाओं की। जितना भी नेशनल इवेंट्स हैं उसको इस एक ही वीडियो में पूरा खत्म करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी विधानसभा चुनाव हुए 5 राज्यों में। विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार का गठन। अब किस विधानसभा में कितनी सीटें थी, कौन सीएम बना, मैचिंग। यदि अब जैसे यूपी में 2017 में एक क्वेश्चन आया था, 2017 में गवर्नमेंट बनी थी योगी जी की। उस टाइम क्वेश्चन पूछा गया तो कितनी फीमेल जीत के आई। तो अभी इस मैगजीन में हम अभी वो भी क्वेश्चन देखेंगे कि 2012 में जब चुनाव हुआ था तब भी पूछा था कि कितनी फीमेल मेंबर जीत के आई। 2017 में भी यही क्वेश्चन आया। हो सकता है 2022 में क्वेश्चन पूछा जाए कि अभी जो नई यूपी की गवर्नमेंट बनी है इसमें कितनी, मतलब गवर्नमेंट छोड़िए, कि जो अभी विधानसभा चुनाव हुआ है यूपी में कितनी फीमेल मेंबर्स ने इसको चुनाव को जीता है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने तो 40% सीटें दी थी। अब कितनी जीती वो बात की बात है, लेकिन मतलब फीमेल्स वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। अब थोड़ा देख लेते क्या है। देश के 5 राज्यों में हुई विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद उन राज्यों में नई सरकारों का गठन हो चुका है। तो अभी चुनाव कहाँ हुआ? उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। वहीं पंजाब में कौन जीता है? आम आदमी पार्टी की पहली बार सरकार बनी है और भगवंत मान के नेतृत्व में अब ये इन्होंने अपनी सरकार बनाई है। मणिपुर में जहां बीरेन सिंह ने PM पद की शपथ ली, वहीं उत्तरांचल में कौन बने हैं? पुष्कर धामी CM बने हैं। गोवा में कौन बने हैं? गोवा में बने हैं प्रमोद सावंत। और यूपी में कौन बने हैं? यूपी में बने हैं योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री। ठीक है, तो ये तो कौन कहाँ बना है ये इंपॉर्टेंट है। 10 मार्च 2022 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 5 राज्यों के चुनाव परिणामों की घोषणा की गई। इन 5 राज्यों में गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड शामिल है। 8 जनवरी 2022 को इन 5 राज्यों के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हुई। छोड़ दीजिए, ये मतलब का नहीं, बात करते हैं पंजाब की। राज्य की 117, पंजाब में कितनी सीटें थी? अब ये याद करना पड़ेगा। 117 सदस्यीय विधानसभा चुनाव हुआ है। एक चरण में हुआ है, 20 फरवरी को हुआ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। संपन्न हुआ इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कितनी सीटें जीती? 92 सीटें जीती और इसको 42%। अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें इतना तो याद करना पड़ेगा, 117 सीटें थी पंजाब में। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिली हैं 18 सीटें, श्रोमणी अकाली दल को 3 सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें हैं। तो यहाँ पे मेजोरिटी किसको मिल गई? आपको मिल गई 92 सीटों के साथ। बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट मिली है तथा निर्दलीयों को 1 सीट मिली है। भगवंत मान बने पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री। आपके विधायक दल के नेता में भगवंत मान को 16 मार्च को चूज कर लिया गया। कोई मतलब की बात नहीं है हमारे लिए। 17वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली। यह शपथ शहीद आजम भगत सिंह के पैतृक गांव कहाँ है? इनका पैतृक गांव खटकर कला में ली। अब ये इंपॉर्टेंट है कि भगत सिंह का जो पैतृक गांव क्या है? खटकर कला। यहाँ पे इन्होंने शपथ ली है। यहाँ राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ये क्या थे भाई? अभिनेता हैं, व्यंग्यकार हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लोकसभा में भी मेंबर थे। अब बात करते हैं मणिपुर की। इस राज्य की 60 सीटें। यहाँ कितनी सीटें थी? मणिपुर में 60 सीटें थी और 2 चरण में चुनाव हुआ है। छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने 32 सीटें जीती हैं। इनको 37.8% का इनका मत प्रतिशत रहा। कोई मतलब नहीं है हमारे एग्जाम के लिए हिसाब से। नेशनल पीपल्स पार्टी को 7 सीटें मिली है। नागा पीपल्स फ्रंट को 5 सीटें, जनता दल यूनाइटेड को 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 5, निर्दलीयों को 3, कुकी पीपल्स अलायंस को 2। एन बरेन सिंह लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। तो इनके CM कौन है? इनका CM का नाम हमें याद करना है, एन बीरेन सिंह। मुख्यमंत्री सॉरी मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल के राजभवन में नोंग थोम्बन बीरेन सिंह ने
21 मार्च 2022 को लगातार दूसरी बार बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री शपथ ली। ठीक है, 5 कैबिनेट मंत्री थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में कितनी सीटें हैं? 70 सीटें। उत्तराखंड में 70 सीटें थी। 14 फरवरी 2000 को एक चरण में चुनाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीत गई। 44.3% इनको वोट मिला। फिर इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इनको 19 सीटें मिली। बहुजन समाज पार्टी को 2 सीटें मिली। निर्दलीय को 2 सीटें मिली। ठीक है, चला आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें क्या है, पुष्कर सिंह धामी राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। ठीक है, वह अपनी चुनाव, अभी खुद की सीट तो हार गए थे लेकिन फिर भी इनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। राज्यपाल जनरल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने पुष्कर धामी को मुख्यमंत्री के पद की शपथ दिलाई। 8 मंत्रियों ने उनके साथ शपथ ली। और फिर क्या है, 4 जुलाई 2021 को उन्हें पहली बार तीरथ सिंह रावत की जगह मुख्यमंत्री बनाया गया था। 45 साल की उम्र में वह उत्तराखंड के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री है। अभी ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि सबसे कम उम्र के 45 साल की उम्र में इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। इसके बाद बात करते हैं गोवा की। तो इस राज्य की 40 सदस्य, ठीक है ना, ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि गोवा में कितनी सीटें हैं विधानसभा की, तो 40 है। एक यहाँ पे कौन जीता? यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जीती। ठीक है, इसके सीएम कौन बने? इसके सीएम बने प्रमोद सावंत, लगातार दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री बने। और बाकी इतनी इन्फॉर्मेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं हम यूपी के। अब यूपी के एग्जाम की कितना भी है डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे कितनी सीटें हैं? यहाँ 403 सीटें। ठीक है, 7 चरणों में एग्जाम, मतलब यहाँ पर इलेक्शन हुआ। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनाव परिणाम में भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक 255 सीटें मिली। ठीक है, 403 में 255 बीजेपी को मिली। और इनको 41.3% इनका मत प्रतिशत रहा। बीजेपी के बाद दूसरी पार्टी पे थी समाजवादी पार्टी, 111 सीटें मिली। मुझे याद है 3 से 4 साल पहले आरओ या एआरओ में एक क्वेश्चन पूछा गया था, जहां पर जो नई बिल्कुल गवर्नमेंट बनी थी उसमें किसको कितनी सीटें मिली, इस पे मैचिंग बनाई थी। ठीक है, तो एक बार थोड़ा आइडिया हमें रखना पड़ेगा। फिर इसके बाद है अपना दल को 12 सीटें मिली। राष्ट्रीय लोक दल को 8 सीटें मिली हैं। सुलहदेव भारतीय समाज पार्टी को 6 सीटें मिली है। निर्बल इंडिया शोषित हमारा आम दल, ये 6 सीटें मिली है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 2 सीटें मिली है। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी को 2 सीटें मिली है। बहुजन समाज पार्टी को 1 सीटें मिली है। तो ये थोड़ा एक आइडिया लेने के लिए ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हर बार इस तरह का क्वेश्चन आया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुनाव में सर्वाधिक पहली बार 48 महिलाओं ने चुनाव जीता। ठीक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है जितना अभी तक हमने पढ़ा, कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनाव में सर्वाधिक पहली बार इतनी ज्यादा फीमेल जीती है, वो है 48 महिलाओं ने चुनाव जीता है। बीजेपी गठबंधन की राज्य में 403 सीटों में 273 सीट जीत कर, ठीक है, योगी आदित्यनाथ नेतृत्व में सरकार बनाई। योगी आदित्यनाथ दूसरी बार लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। योगी आदित्यनाथ ने 24 मार्च को, ठीक है, 24 मार्च को विधान दल की बैठक में विधिवत नेता चुना गया। 25 मार्च को उन्होंने शपथ ली। कहाँ? इकाना स्टेडियम में शपथ ली। अभी राज्यपाल कौन है यूपी का? श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं, इन्होंने शपथ दिलाई। योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य खुद की सीट हार गए लेकिन उनको भी मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। और ब्रजेश पाठक को भी मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। 52 मंत्रियों ने शपथ ली है। ठीक है, 18 कैबिनेट है, 14 स्वतंत्र प्रभार है और 5 महिलाओं को मंत्री बनाया गया। ठीक है, योगी मंत्रिमंडल में 5 महिलाओं को मंत्री बनाया गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज आइटम पे, वो है कि जापान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। कौन है अभी जापान के प्रधानमंत्री? इनका नाम है फूमियो किशिदा। ठीक है, ये उच्च स्तरीय एक प्रतिमंडल के साथ ये आए। कब आए? 19 से 20 मार्च 2022 को भारत में आए। इस दौरान जापानी प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के साथ ही 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि द्विपक्षीय वार्ता में भारत और जापान के बीच में साइबर सुरक्षा, सतत शहरी विकास, अपशिष्ट जल प्रबंधन समेत आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग के क्षेत्र में मिलकर काम करने के लिए सहमति हुई। साथ ही दोनों देशों ने 6 समझौतों के तहत कनेक्टिविटी, हेल्थ केयर आदि क्षेत्रों में सहयोग के लिए 7 ऋण करार पर भी हस्ताक्षर लिखे। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि सब इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, दोनों ही देशों के ये भी कोई मतलब का नहीं है। उन्होंने कहा कि दोनों देश, ठीक है, दोनों देश जापानी सेब के आयात और भारतीय आमों के निर्यात के लिए कार्य योजना पर, अब वहां से वो
ठीक है ना, हम लोग सेब बेचेंगे, सॉरी हम लोग आम बेचेंगे और वहाँ का सेब खरीदेंगे, कुछ ऐसा है। महत्वपूर्ण समझौते क्या है, अब एक बार इसको देख लेते हैं। साइबर सुरक्षा, कनेक्टिविटी, जल आपूर्ति एवं सीवेज, बागवानी, स्वास्थ्य और जैव विविधता के क्षेत्र में 7 ऋण करार, समग्र आर्थिक भागीदारी के समझौते होते हैं अनुच्छेद 13 के अनुसार, अनुबंध 7 में संशोधन, विकेंद्रीकृत घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंध, भारत जापान औद्योगिकी प्रतिस्पर्धा, भागीदारी रोड मैप, सतत शहरी विकास सहयोग। तो इन सब समझौतों पर कुछ इंपॉर्टेंट समझौते। नेक्स्ट है, 6 भारतीय हवाई अड्डों को ASQ अवार्ड 2021 दिया गया है। कौन कौन से हवाई अड्डे हैं देखते हैं। मार्च 2022 में जारी रिपोर्ट में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा वर्ष 2021 के एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल सर्वेक्षण में भारत के 6 हवाई अड्डों को आकार और क्षेत्र के अनुसार सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे वेस्ट एयरपोर्ट बाई साइज एंड रीजन में स्थान मिला है। इन हवाई अड्डों को वार्षिक यात्री यातायात के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में एशिया प्रशांत क्षेत्र में चुना गया है। देखते हैं कौन कौन से ये हवाई अड्डे हैं। तो उससे पहले ACI एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी पुरस्कार ग्राहक अनुभव में हवाई अड्डे की उत्कृष्टता को पहचानने के लिए यात्री सुविधाओं से संबंधित 33 मानकों को ध्यान में रखकर तैयार किए जाते हैं। 6 भारतीय हवाई अड्डों में शामिल हैं कौन कौन। श्रेणी, प्रथम श्रेणी क्या है, प्रति वर्ष 40 मिलियन से अधिक यात्रा कहाँ से हो रही है, तो ये हो रही है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली, ये प्रतिवर्ष 40 मिलियन से अधिक वाली श्रेणी में है। फिर दूसरी श्रेणी क्या है, प्रतिवर्ष 15 से 25 मिलियन, ये कहाँ हो रहा है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद से 15 से 25 मिलियन लोग यात्री कर रहे हैं। प्रतिवर्ष 5 से 15 मिलियन, इसके लिए कोचीन और अहमदाबाद, ठीक है। कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद, यहाँ 5 से 15 मिलियन लोग यात्रा कर रहे हैं। और प्रतिवर्ष 2 से 5 मिलियन यात्री के लिए चंडीगढ़ एयरपोर्ट आ गया, ठीक है। भारत का पहला पूर्ण स्वामित्व वाला महिला पार्क, भारत के पहले पूर्ण स्वामित्व वाले महिला पार्क को हैदराबाद में 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर खोला गया। पार्क, जिसे फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है, राज्य सरकार के सहयोग से FLO में 25 महिला इकाइयां शामिल हैं जो हरित क्षेत्र के 16 विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये सभी पूरी तरह से महिलाओं के स्वामित्व और नियंत्रण में है। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्रियल पार्क देश का पहला अपनी तरह का पहला पार्क सुल्तानपुर में 50 एकड़ जमीन पर बनाया गया है, जो कि पाटन चेरू के पास है। इसे 250 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया गया है। महिला उद्यमी पहले से ही इस पार्क में अपना व्यवसाय शुरू करने और संचालित करने की तीव्र इच्छा व्यक्त कर रही हैं। KT रामा राव IT और उद्योग मंत्री ने पार्क का उद्घाटन किया और उद्यमियों को बड़े लक्ष्य रखने और आगामी तकनीकी के बारे में सोचने की सलाह दी, ठीक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचकांक 2019-20 25 दिसंबर 2021 को नीति आयोग ने वर्ष 2019-20 के लिए राज्य स्वास्थ्य सूचकांक का चौथा संस्करण जारी किया। इस रिपोर्ट के अनुसार ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में केरल शीर्ष स्थान पर, जबकि सूचकांक में उत्तर प्रदेश सबसे नीचे स्थान पर रहा। हालांकि प्रदर्शन में सुधार के मामले में उत्तर प्रदेश अग्रणी स्थान पर है, ठीक है। तो पूरी तो हमें मतलब नहीं, हमें पहले रैंक देख लेना है। नंबर 1 पे केरल है और नंबर 19 पे सबसे लास्ट है तो उत्तर प्रदेश है, ठीक है। वहीं 2018-19 की तुलना में 19-20 में प्रदर्शन के सुधार के मामले में बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान रहा। उत्तर प्रदेश ने 5.52 इंक्रीमेंट स्कोर प्राप्त किया। इसके बाद असम, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बाकी जितने कंट्रीज है मतलब स्टेट्स है उनके नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। रिपोर्ट में कई राज्यों के सुधार के मामले में निगेटिव अंक दिए गए हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक शामिल हैं। इस रिपोर्ट को
स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत शीर्षक से जारी किया। रिपोर्ट का नाम क्या है? स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत। यह राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग उनके स्वास्थ्य परिणामों में साल दर साल क्रमिक प्रदर्शन के साथ साथ उनकी व्यापक स्थिति के आधार पर तय करती है। इस रिपोर्ट का चौथा दौर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 2018-19 से 2019-20 की अवधि में व्यापक प्रदर्शन और क्रमिक सुधार को मापने और उन्हें रेखांकित करने पर केंद्रित है। तो बाकी कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं, फिर इधर आते हैं। छोटे राज्यों की श्रेणी में मिजोरम और मेघालय ने अधिकतम वार्षिक क्रमिक प्रगति दर्ज की है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की श्रेणी में दिल्ली के बाद जम्मू कश्मीर ने सबसे अच्छा क्रमिक प्रदर्शन किया है। इस मौके पर बाकी सब चीजें दिया हुआ है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आईआईटी मद्रास ने ARIIA रैंकिंग 2021 में पहला स्थान प्राप्त करा। पिछली बार भी इन्होंने ही जीता था मेरे ख्याल से। आईआईटी मद्रास ने CFTI केंद्रीय विश्वविद्यालयों राष्ट्रीय महत्व के संस्थान तकनीकी श्रेणी के तहत लगातार तीसरे वर्ष अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट ARIIA 2021 में पहला स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, अब इसमें बाकी चीज बताएगी। टॉप 10 में 7 IIT हैं। IIT मद्रास के बाद IIT बॉम्बे है, फिर दिल्ली है, फिर कानपुर है, फिर रुड़की है, फिर IISc बेंगलोर है, फिर इसके बाद IIT हैदराबाद, IIT खड़गपुर, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कलीकट है, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज है, उत्तर प्रदेश का स्थान है। तो अन्य श्रेणियों की बात करी जाए तो राज्य और डीम्ड विश्वविद्यालयों की श्रेणी में पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ रैंकिंग में शीर्ष रहा। उसके बाद दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फिर नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय दिल्ली के हैं। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों की श्रेणी में पुणे इंजीनियरिंग कॉलेज पहले स्थान पर रहा। बाकी को छोड़ दीजिए, मेन याद करना पड़ेगा। निजी विश्वविद्यालय श्रेणी में कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी खोरधा जो कि ओडिशा है, इसको नंबर 1 मिला है। महाराष्ट्र के GH राय सोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सबसे नवीन निजी कॉलेज की रैंकिंग में शीर्ष पर था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय केंद्र द्वारा वित्त पोषित संस्थानों की श्रेणी में सबसे ऊपर है, और उसके बाद भारतीय प्रबंधन IIM कोझिकोड का स्थान है। ARI ये सब छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं। रेलगाड़ियों को टकराने से बचाने के लिए कवच प्रणाली का सफल परीक्षण। ठीक है, रेलगाड़ियों को टकराने से बचाने के लिए कवच प्रणाली का सफल परीक्षण हुआ है। अभी नई लेटेस्ट न्यूज है कि 4 मार्च 2022 को भारतीय रेलवे ने रेलगाड़ियों को टकराने से बचाने के लिए कवच प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। इस अवसर पर रेल मंत्री, अभी कौन है रेल मंत्री, अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन में बैठकर इस सुरक्षा प्रणाली का निरीक्षण किया। यह परीक्षण कहाँ किया गया था? सिकंदराबाद में किया गया था, जहां रेल मंत्री संत नगर शंकरपल्ली मार्ग पर गुल्लागुड़ा रेलवे स्टेशन से आने वाली ट्रेन पर सवार थे। दूसरी की ओर चिट्ठीगुड़ा रेलवे स्टेशन की ओर से आने वाली ट्रेन में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन VK त्रिपाठी सवार थे। इस दौरान दोनों रेल इंजन एक दूसरे के सामने टकराने से पहले कवच प्रणाली के कारण रुक गए। जीरो एक्सीडेंट मिशन के तहत रेलवे ने स्वदेशी तकनीकों से इस प्रणाली का विकास किया है। 2022 के केंद्रीय बजट में आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत नई घोषणाओं के अंतर्गत देश में 2000 किलोमीटर नेटवर्क पर कवच का परीक्षण किया जाना है। कवच प्रणाली में अगर 2 ट्रेन स्पीड से एक दूसरे की तरफ आएंगी तो अपने आप ही ब्रेक लग जाता है। इसके अलावा जब ट्रेन फाटकों के पास पहुंचती है तो अपने आप सीटी भी बजने लगती है। भारतीय रेलवे ने चलती ट्रेनों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अपनी स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन ATP प्रणाली की तैयार की है, जिसे कवच नाम दिया गया। कवच एक एंटी कोलिजन कवच क्या है? एक एंटी कोलिजन डिवाइस नेटवर्क है जो कि रेडियो कम्युनिकेशन माइक्रो प्रोसेसर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम तकनीक पर आधारित है। इस प्रणाली में उच्च आवृत्ति के रेडियो संचार का प्रयोग किया जाता है। यह प्रणाली SIL 4 सुरक्षा मानक 4 के अनुरूप है, जो किसी भी सुरक्षा प्रणाली का उच्चतम स्तर है।
इस प्रणाली के अंतर्गत 5 किलोमीटर की सीमा के अंदर की सभी ट्रेन बगल की पटरियों पर खड़ी ट्रेन की सुरक्षा के मद्देनजर रुक जाएंगी। अब क्या है, पुणे में शिवाजी की पुणे में शिवाजी की प्रतिमा के अनावरण के साथ मेट्रो रेल का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पुणे महाराष्ट्र में महान मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का 6 मार्च 2022 को अनावरण किया। यह मूर्ति 1850 किलोग्राम गन मेटल से बनी है, लगभग 9.5 फीट ऊंची है। इसके साथ ही पुणे में 11,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित 32.2 किलोमीटर लंबी मेट्रो रेल परियोजना के 12 किलोमीटर के विस्तार का भी शुभारंभ किया है। पुणे मेट्रो भारत में पहली ऐसी परियोजना है जिसमें मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी रूप से निर्मित एल्यूमीनियम बॉडी कोच लगाए गए। पीएम मोदी ने पुणे में मुला मुथा नदी परियोजना के कायाकल्प और प्रदूषण उन्मूलन की आधारशिला भी रखी। इस परियोजना के तहत नदी के 9 किलोमीटर के हिस्से में कायाकल्प किया जाएगा, जिस पर 1080 करोड़ से अधिक लागत लगाई जाएगी। ठीक है, अब क्या है, 11वीं सदी के संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का लोकार्पण। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी किसके लिए डेडिकेटेड है? रामानुजाचार्य के लिए। तो आगे पढ़ते हैं क्या है। 11वीं सदी के वैदिक दार्शनिक एवं समाज सुधारक संत रामानुजाचार्य की विशाल प्रतिमा तेलंगाना के हैदराबाद में स्थापित की गई। यह पंच धातुओं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक व टाइटेनियम के मिश्रण से बनी 216 फुट ऊंची यह प्रतिमा बैठी प्रतिमा वाली विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। यह 54 फिर ऊंचे आधार भवन पर स्थापित है, जिसका नाम भव्य वेदी है। इसे स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी नाम दिया गया। इसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 फरवरी 2022 को किया। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का पूरा प्रोजेक्ट लगभग 45 एकड़ में फैला है, जिसकी कुल लागत 1000 करोड़ रुपए बताई गई है। यह पूरी परियोजना दान के पैसों से पूरी की गई। 11वीं सदी के दार्शनिक संत रामानुजाचार्य एक समाज सुधारक के रूप में प्रसिद्ध हैं। 1017 ईस्वी में श्री पेरुम्बदूर, जो कि तमिलनाडु में जन्मे संत रामानुजाचार्य ने देश भर में घूम घूम कर ऊंच नीच का भेदभाव समाप्त करने तथा समानता व सामाजिक न्याय पर बल दिया तथा भक्ति आंदोलन को पुनर्जीवित किया। नेक्स्ट क्या है, तमिलनाडु के थूथुक्कुडी में अंतरराष्ट्रीय फर्नीचर पार्क। ठीक है ना, अब ये अंतरराष्ट्रीय फर्नीचर पार्क कहाँ है? तमिलनाडु के थूथुक्कुडी में। इंटरनेशनल फर्नीचर पार्क का निर्माण तमिलनाडु में थूथुक्कुडी में चल रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने 7 मार्च 2022 को इस पार्क की आधारशिला रखी। इस दौरान 14 कंपनियों ने 4,448 करोड़ के निवेश के साथ समझौता MOU साइन किए हैं। इन MOU में फर्नीचर पार्क के लिए 2,845 करोड़ रुपए का निवेश शामिल है। फर्नीचर पार्क में फर्नीचर से जुड़े उद्योग स्थापित किए जाएंगे। इस पार्क का क्षेत्रफल 1,156 एकड़ है। इसे तमिलनाडु की थूथुक्कुडी जिले की मीलावटन और दक्षिण वीरपंडियापुरम में स्थापित किया जा रहा है। पार्क कच्चे माल की 70-80% मांग को पूरा करने के लिए एक बेहतर इकोसिस्टम तैयार करने का प्रयास करेगा। यह उत्पादन लागत को काफी कम करेगा और फर्नीचर क्षेत्र में तमिलनाडु के प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाएगा। 2 चरणों में तैयार किया जा रहा है ये पार्क। कितने? 2 चरणों में। तमिलनाडु सरकार के अनुसार पार्क का पहला चरण 4-5 वर्षों में 1500 से 1800 करोड़ रुपए के निवेश पर चालू होगा। पहले चरण में 1.1 से 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। पार्क का दूसरा चरण 8 से 10 वर्षों में 3500 से 4500 करोड़ रुपए के निवेश से तैयार किया जाएगा। IOC के सत्र की 2023 में मेजबानी मुंबई को मिली। ठीक है, IOC के सत्र की 2023 की मेजबानी किसको मिली है? मुंबई को। मुंबई 2023 में 40 वर्षों बाद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी के सत्र की मेजबानी करेगा। 2023 के लिए IOC के सत्र जियो वर्ल्ड कॉन्वेंट सेंटर मुंबई में आयोजित किया जाएगा। इस तरह के पिछले सत्र की मेजबानी भारत में कब हुई? 1983 में नई दिल्ली में की गई थी। 2022 में IOC का 139वां सत्र 19 फरवरी 2022 को बीजिंग, चीन में आयोजित किया गया था। नीता अंबानी इस समिति में भारत का प्रतिनिधित्व है। इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों से मुंबई को अपनी बोली के पक्ष में ऐतिहासिक 99% वोट मिले, जिसमें 75
कुल 76 में सदस्यों ने बीजिंग में आयोजित सत्र में अपनी उम्मीदवारी का समर्थन किया। आईओसी सेशन और संबंधित बैठकें भारत में मई-जून 2023 में आयोजित की जाएंगी। नेक्स्ट क्या है? आईओसी की 139वीं बैठक में भारत की ओर से अभिनव बिंद्रा पहले भारतीय व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और नरेंद्र बत्रा भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष और भारतीय ओलंपिक समिति की सदस्य नीता अंबानी ने हिस्सा लिया। आईओसी सत्र 101 मतदान सदस्यों और 45 मानक सदस्यों की वार्षिक बैठक है, जहां वे ओलंपिक चार्टर में संशोधन, आईओसी सदस्यों और पदाधिकारियों के चुनाव आदि पर निर्णय लेने के लिए एक साथ आते हैं। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश के इंदौर में 550 टन क्षमता वाले गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया। ठीक है, कहाँ बन रहा है? ये इंदौर में बन रहा है, 550 टन क्षमता वाला। यह एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट है। इसे 150 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। गोवर्धन प्लांट वेस्ट टू वेल्थ इनोवेशन की अवधारणा पर आधारित है। गीला शहरी घरेलू कचरा और मवेशियों और खेत से निकलने वाला कचरा गोवर्धन है। उद्घाटन भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि अगले 2 वर्षों में देश भर में 75 बड़े नगर निकायों में इस तरह के गोवर्धन बायो सीएनजी संयंत्र स्थापित करने का काम चल रहा है। इस अभियान से भारत के शहरों की स्वच्छ प्रदूषण मुक्त ऊर्जा बनाने में मदद मिलेगी। इंदौर में यह सीएनजी प्लांट देबू गुराडिया ट्रेचिंग ग्राउंड में स्थापित किया गया है। 15 एकड़ के क्षेत्र में फैला इस सीएनजी प्लांट में प्रतिदिन 17,500 किलोग्राम बायोगैस बनाई जाएगी, जिसके साथ ही 100 टन उच्च गुणवत्ता वाली खाद भी तैयार की जाएगी। यह तकनीकी हर साल 1,30,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड को कम करके घनी आबादी वाले शहरों को वायु गुणवत्ता की शुद्ध करने के में मदद करेगी। यह सीएनजी प्लांट पीपीपी मॉडल की आधारित है, जो 20 वर्ष तक हर वर्ष इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को 2.5 करोड़ देगी। भारत यूएई वर्चुअल समिट सम्मेलन। भारत और यूएई के बीच में अभी शिखर सम्मेलन हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के बीच 18 फरवरी 2022 को वर्चुअल शिखर बैठक हुई। इस अवसर पर एक संयुक्त दृष्टि पत्र भारत और संयुक्त अरब अमीरात व्यापक सामरिक साझेदारी में प्रगति, नए मोर्चे, नया मील का पत्थर, एडवांसिंग द इंडिया एंड यूएई कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी पार्टनरशिप, न्यू फ्रंटियर्स न्यू माइलस्टोन शीर्षक से जारी किया गया। इस संयुक्त दृष्टि पत्र का उद्देश्य अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, जलवायु कार्रवाई, उभरती प्रौद्योगिकियों, कौशल और शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल तथा रक्षा एवं सुरक्षा सहित विविध क्षेत्रों में नए कारोबार, निवेश और नवाचार को बढ़ाना है। इस दौरान भारत यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सीईपीए पर भी हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता भारत और संयुक्त अमीरात के व्यवसायों को महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करेगा, जिसमें बाजार तक अधिक पहुंच और कम शुल्क टैरिफ शामिल किए गए हैं। इस समझौते के चलते सीईपीए से आगामी 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार वर्तमान $60 अरब से बढ़कर 100 अरब डॉलर तक पहुंचाया जाएगा। अभी 60 है, इसको बढ़ाकर $100 अरब तक पहुंचाना है। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ और संयुक्त अरब अमीरात की स्थापना के 50वें वर्ष के अवसर पर संयुक्त स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय और संयुक्त अरब अमीरात की संस्थाओं के बीच 2 समझौता ज्ञापनों पर भी घोषणा की गई। नेक्स्ट है, ये है खाद्य सुरक्षा कॉरिडोर पहल पर एपीडा और डीपी वर्ल्ड एंड अल दहरा के बीच समझौता ज्ञापन, और दूसरा समझौता ज्ञापन है वित्तीय परियोजनाओं और सेवाओं के सहयोग से संबंध में, जिस पर भारत की गिफ्ट सिटी और अबू धाबी ग्लोबल मार्केट की ओर से हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अलावा दोनों पक्षों में जलवायु परिवर्तन के संबंध में कार्रवाई और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर सहमति हुई है। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला फिलीपींस पहला देश। अब ये इंपॉर्टेंट है बहुत, कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत में कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है किसके साथ मिलकर बनाई है? रशिया के साथ मिलकर बनाई। इसको खरीदने वाला फिलीपींस पहला देश बन रहा है। फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद के लेकर भारत से 37.50 करोड़ रुपए
मतलब करोड़ डॉलर, सॉरी, 2,812 करोड़ रुपए का समझौता 28 जनवरी 2022 को किया। यह सौदा क्वेजोन सिटी में फिलीपींस के राष्ट्रीय रक्षा विभाग में एक कार्यक्रम के दौरान हुआ। इस समय ब्रह्मोस एरोस्पेस इंडिया के सीईओ अतुल डी राणे, डिप्टी सीईओ संजीव जोशी, लेफ्टिनेंट कर्नल आर नेगी और प्रवीण पाठक उपस्थित थे। अभी तक भारत के शस्त्रों के सबसे बड़े आयातक के रूप में जाना जा रहा है, लेकिन अब फिलीपींस की नौसेना के लिए भारतीय ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल बेचेगा। ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात के लिए भारत के पास आने वाली पहली विदेशी ऑर्डर है। ठीक है ना। भारत से मिसाइल के तट आधारित जहाज रोधी संस्करण की खरीद पर समझौता हुआ है। समझौते में 3 बैटरियों की आपूर्ति, ऑपरेटरों, अनुरक्षकों के लिए प्रशिक्षण के साथ साथ आवश्यक एकीकृत लॉजिस्टिक समर्थन पैकेज शामिल है। एसडीजी लक्ष्य प्राप्त करने में भारत 192 देशों में 120वें रैंक पर। ठीक है, एसडीजी रैंक आई है, उसमें भारत 192 देशों में 120वें स्थान पर है। 2 मार्च 2022 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट सीएसई की सेंटर फॉर एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2021 जारी की। रिपोर्ट के अनुसार एसडीजी लक्ष्य प्राप्त करने में काम कर रहे दुनिया के 192 देशों की सूची में भारत 120वें स्थान पर पहुंच गया है। पिछले साल वह 117वें स्थान पर था। सीएसआई की डाउन टू अर्थ पत्रिका के संपादक रिचर्ड महापात्र ने कहा कि यह लक्ष्य विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हैं और देश की प्रगति दर्शाते हैं। उन्होंने लक्ष्यों से दूर रहने का प्रमुख कारण सरकारी प्रशासन में मौजूदा कमियों और नीतियों के अनुपालन से जुड़ी खामियों को बताया। एसडीजी के तहत सरकार द्वारा 17 लक्ष्य 2022 की डेडलाइन से पहले हासिल करने में भारत चूक सकता है। रोजगार, आवास, पेयजल, कृषि, पर्यावरण जैसी बुनियादी जरूरतों पर बनाए गए कुल लक्ष्यों में 50% काम भी नहीं हुआ है। ठीक है। इस रैंकिंग में भारत का समग्र स्कोर 100 में से 66 था। नवीनतम रैंकिंग के अनुसार भारत पाकिस्तान में जो 129 स्थान पर को छोड़कर लगभग सभी एशियाई जो कंट्रीज है उनसे पीछे है। सूचकांक में भूटान 75वें, श्रीलंका 87वें में है, नेपाल 96 में है, बांग्लादेश 90 स्थान पर है। सतत विकास लक्ष्यों में राज्यों का प्रदर्शन कैसा रहा? राष्ट्रीय औसत से बिहार 14 और यूपी 11 लक्ष्यों में पीछे है। केरल, तमिलनाडु, हिमाचल, गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। गरीबी खत्म करने में यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सबसे पीछे हैं। मेघालय, असम, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल भुखमरी और कुपोषण रोकने में पीछे हैं। नागरिकों को पेयजल प्रदान करने पाने में दिल्ली, राजस्थान, असम, पंजाब और अरुणाचल प्रदेश का रिकॉर्ड सबसे खराब है। केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ पहले, फिर दिल्ली, लक्षद्वीप और पुडुचेरी दूसरे स्थान पर है। अंडमान निकोबार तीसरे स्थान पर है। सतत विकास रिपोर्ट 2021 या सतत विकास सूचकांक 2021 के में शीर्ष पर कौन है? फिनलैंड है, फिर स्वीडन है, फिर डेनमार्क है, जर्मनी और बेल्जियम का स्थान है। उत्तराखंड का स्टोक वन्य जीव अभ्यारण्य इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उत्तराखंड की पिथौरागढ़ में स्थित अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन की अंतिम अधिसूचना दिसंबर 2021 में जारी की। यह इको सेंसिटिव जोन उत्तराखंड का पहला ऐसा इको सेंसिटिव जोन बन गया है जिसमें एक भी गांव शामिल नहीं है। अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य 600 मीटर से 7000 मीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह मुक्ता काली नदी और उसकी सहायक जल संभर क्षेत्र में स्थित है। अस्कोट वन्य जीव विहार में पौधों की 2600 प्रजातियां, पक्षियों की 250 प्रजातियां, स्तनधारियों की 37 प्रजातियां हैं। वन्य जीवने हुए तेंदुआ, हिमालयन काला भालू, कस्तूरी हिरण, हिमालयन थार, ब्लू भेड़, सरोब, इसके अलावा लंगूर, मोनाल, क्लीज, फिटेज, चील फिटेज आदि ये सब हैं। अस्कोट को कस्तूरी मृग वन्य जीव अभ्यारण्य, मस्क डियर पार्क भी कहा जाता है। इसकी सीमा 400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। अभ्यारण्य बनाने का मूल उद्देश्य क्षेत्र की वनस्पतियों और वन्य जीवों की बृहद जैव विविधता का संरक्षण करना है। ठीक है, जो बायोडायवर्सिटी है इनको प्रोटेक्ट करना है। अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य का इको सेंसिटिव जोन का विस्तार अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा के चारों ओर 0 से 22 किलोमीटर तक फैला है
और इको सेंसिटिव जोन का क्षेत्रफल 454.65 वर्ग किलोमीटर है। 351 और रक्षा उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध। ठीक है, रक्षा उत्पादों के मामले में भारत सबसे बड़े आयातकों में बना हुआ है। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने 351, ये नंबर याद करना पड़ेगा, हो सकता है पूछा जाए, कि 351 और रक्षा उत्पादों के आयात पर रोक लगाने का निर्णय दिसंबर 2021 में लिया गया है। इस सूची इसकी सूची रक्षा मंत्रालय द्वारा 25 दिसंबर 2021 को जारी की गई, जिसमें 16 महीनों में यह तीसरी सूची है। पहली सूची में जो कि अगस्त 2020 में आई थी, उसमें 101 रक्षा उत्पादों के आयात को प्रतिबंधित किया था। फिर 108 अन्य रक्षा उत्पादों की नकारात्मक सूची के बाद 31 मई 2021 को जारी की गई थी। ताजा नकारात्मक सूची में 351 रक्षा उत्पादों में से 172 उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध दिसंबर 2022 से, बाकी के जो 89 है उन पर आयात दिसंबर 2023 से, और बाकी जो 90 उत्पाद हैं उन पर प्रतिबंध दिसंबर 2024 से प्रभावी होंगे। ज्ञातव्य है कि रक्षा देश के उत्पादन के मामले में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा को मई 2020 में 49% से बढ़ाकर अब 74 कर दिया गया। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि अब जो FDI है रक्षा क्षेत्र में भी 74% हो चुकी है। इससे रक्षा उत्पादन के देश में ही उत्पादन की दिशा में मार्ग प्रशस्त हुआ है। 351 उत्पादों के आयात पर रोक लगाने वाली नवीनतम सूची जो 29 दिसंबर 2021 को जारी की गई है में लेजर वार्निंग सेंसर, हाई प्रेशर ग्लोबल वाल्व, हाई प्रेशर चेक वाल्व, वोल्टेज कंट्रोल एक्सेलरेटर और तथा कई तरह के केबल एवं सर्किट आदि शामिल है। PSLV C-52 से 3 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण। इसरो ने 14 फरवरी 2022 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-52 प्रक्षेपण वाहन से उपग्रह EOS-04 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के साथ 2 अन्य उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। भू निरीक्षण उपग्रह EOS-04 उड़ान भरने के बाद 18वें मिनट में यह जमीनी सतह से 529 किलोमीटर ऊंची निर्धारित कक्षा सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में पहुंच गया। कक्षा में पहुंचते ही उपग्रह का सोलर पैनल अपने आप खुल गया और इसरो के कमांड सेंटर से इसका संपर्क भी स्थापित हो गया। यह एक राडार इमेजिंग उपग्रह है जिसे हर तरह के मौसम में उच्च गुणवत्ता वाले चित्र लेने के लिए तैयार किया गया है। कृषि, वानिकी और आपदा प्रबंधन में इस उपग्रह से मदद मिलेगी। इसी उड़ान के 2 छोटे उपग्रह इनसेट 2D और इंस्पायर सेट 1 भी भेजे गए हैं। वे दोनों भी 19वें मिनट में बारी बारी से अलग अलग कक्षाओं में पहुंचा दिए गए। PSLV रॉकेट की यह 54th उड़ान थी। हालांकि 6 स्टेप ऑन बूस्टर्स वाले XL वर्जन की यह 29वीं उड़ान थी। इसरो ने अपने सबसे विश्वसनीय रॉकेट PSLV C-52 से इस साल की पहली लॉन्चिंग सफलतापूर्वक की है। बतौर इसरो के पूर्व प्रमुख डॉक्टर S सोमनाथ का यह पहला मिशन था। अभी आपको याद हो, बदल दिए गए। डॉक्टर S सोमनाथ अब इसरो के नए चेयरमैन हैं। PSLV C-52 भारत द्वारा छोड़ा गया यह 41वां अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था। पहला ऐसा सैटेलाइट 7 जून 1979 को छोड़ा गया जिसका नाम था भास्कर 1। EOS-4 यानी RIST-1A को जमीन से 529 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में स्थापित किया गया। फिर रिपीट हो रहा है। ESO-04 के साथ भेजे गए 2 उपग्रहों में पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट द्वारा बनाया गया इंस्पायर 1 और दूसरा इंडिया भूटान ज्वाइंट सैटेलाइट INS-2D है। EOS-04 1740 किलोग्राम वजन वाला EOS-04 एक राडार इमेजिंग उपग्रह है। दरअसल RISAT-1A का ही नाम है
और यह IRSAT-1 की स्थापना लेगा जो 2012 में लॉन्च हुआ था। इसका कार्यकाल 10 वर्ष का होगा। EOS-04 को मिलाकर अंतरिक्ष में 54 भारतीय उपग्रह सक्रिय है, जिसमें से 22 भू निगरानी उपग्रह, 21 उपग्रह संचार संबंधी और 8 नेविगेशन से जुड़े हैं। बाकी 3 विज्ञान प्रौद्योगिकी के समर्पित हैं। राडार इमेजिंग, माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की विशेषता यह है, इसमें सिंथेटिक अपर्चर राडार का प्रयोग होता है, जिससे अच्छे गुणवत्ता की तस्वीरें ली जा सकती है, क्योंकि इस पर मौसम, बादलों या कोहरे का असर नहीं होता है और ना ही तस्वीर खींचने के लिए सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है। ये भू निगरानी उपग्रह समूह के रिसोर्स सेट, कॉर्टोसेट, ISAT-2B सीरीज के पहले से सक्रिय उपग्रहों से मिलकर मिलाने वाले डेटा का पूरक डेटा होगा। INS-3TD एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन उपग्रह है। यह भारत भूटान संयुक्त उपग्रह INS-2B, जिसका प्रक्षेपण मार्च में किया गया था, का अग्रदूत है। इसमें लगा थर्मल इमेजिंग कैमरा से ली गई तस्वीरें से जमीन और सतह के पानी के तापमान को जाना जा सकता है। 17.5 वजनी INS-2TD का कार्यकाल 6 माह का होगा। इंस्पायर सैट तिरुवनंतपुरम भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा पोलो रोड यूनिवर्सिटी बोल्डर के सहयोग से निर्मित एक छात्र उपग्रह है, जिसका वजन 8.1 किलोग्राम है। इसका जीवन काल 1 वर्ष का है। काजू वैली काजू वैली तमिलनाडु का नया पक्षी अभ्यारण्य। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल बहुत एग्जाम में कि तमिलनाडु में विल्लुपुरम के पास स्थित काजू वैली आर्द्र भूमि को पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन विभाग द्वारा दिसंबर 2021 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। यह घोषणा के बाद अब इस क्षेत्र को काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य कहा जाएगा। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ना जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वन जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, 1972 की धारा 8 की उपधारा 1 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा उक्त क्षेत्र को काजू वैली वेटलैंड पक्षी अभ्यारण्य के रूप में गठित करने की घोषणा की गई। यह अभ्यारण्य वनूर और मरक्कम तालुके में लगभग 5151.60 हेक्टेयर भूमि में विस्तृत है। इस अभ्यारण्य का विकास काजू वैली वैकिस वाटर वेटलैंड की 3027 हेक्टेयर भूमि तथा मरक्कन तालुके की 2124 हेक्टेयर भूमि को मिलाकर किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है? यह क्षेत्र पर्याप्त पारिस्थितिकी और भौतिक महत्व का है, जिसे संरक्षण की अत्यंत आवश्यकता है। 670 स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ काजू वैली वेटलैंड पुलिकट झील के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना के बाद इस आर्द्र भूमि का बेहतर संरक्षण हो सकेगा। यह तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभ्यारण्य है, जो तमिलनाडु के पूर्वी तट के साथ बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित है। यह स्थान वनस्पति और जीवों की विविध प्रजातियों का घर है, जो मध्य एशिया और साइबेरिया से लंबी दूरी के प्रवासी पक्षियों को आवास प्रदान करता है। देश का पहला डिजिटल जस्टिस क्लॉक, इसका तो डिस्कशन मैंने अपने करंट अफेयर्स में भी किया था। क्या है ये? 17 जनवरी 2022 को गुजरात हाईकोर्ट में कहाँ आ रहा है ये जस्टिस क्लॉक? ये आ रहा है गुजरात हाईकोर्ट में। भारत के पहले डिजिटल जस्टिस क्लॉक का उद्घाटन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस MR शाह व जस्टिस बेला त्रिवेदी के साथ गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार की उपस्थिति में इसका लोकार्पण किया गया। हाल के समय में राज्य के अदालतों में भी ई सुविधा का दायरा बढ़ा है, जिसमें ई कोर्ट फीस समेत अन्य सेवाओं ऑनलाइन डिजिटाइजेशन से उपलब्ध है। इसके चलते जस्टिस डिलीवरी सिस्टम और आसान बना है। जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के अनुभव को और अच्छा बनाने के लिए प्रौद्योगिकी और मानव हस्तक्षेप के उपयोग के लिए बीच एक संतुलन स्थापित होना चाहिए। इसके साथ ही गुजरात हाईकोर्ट के वेबसाइट के इलेक्ट्रॉनिक वर्जन को भी लॉन्च किया गया है और गुजरात राज्य की सभी अदालतों में ई कोर्ट फ्री सिस्टम को भी लॉन्च किया गया है। इस प्रकार गुजरात हाईकोर्ट देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया है जहां पे जस्टिस क्लॉक का लॉन्च किया गया है। जस्टिस क्लॉक के आशय उच्च न्यायालय और राज्य के अन्य अदालतों के परिसरों में भीतर एक आउटडोर डिस्प्ले
ठीक है। एक आउटडोर डिस्प्ले एलईडी वॉल लगाने से है, जिसमें लंबित मामलों के निपटान की जानकारी लगातार दर्शाई जाएगी। कितने केस आए, कितने सॉल्व हुए, कितने बचे हैं, क्या उनका स्टेटस है, तो ये सब जानकारी इसमें दी जाएगी। औषधि पादप गूगल आईयूसीएन के रेड डेटा लिस्ट में संकटापन्न रूप में शामिल। ठीक है। गूगल क्या है? एक औषधि पादप है जिसे आईयूसीएन ने हाल ही में रेड डेटा लिस्ट में संकटापन्न के रूप में शामिल किया है। यह अधिकांशतः शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। बहुमूल औषधि पौधा गूगल अथवा गूगल का वास्तविक नाम कोमीफोरा वीटी है। यह राजस्थान की अरावली की पहाड़ियों पर बहुतायत में पाया जाता है। इस पौध की गोंद के अतिदोहन के कारण ये पौधा वर्तमान आयुसीएन की संकटापन्न श्रेणी में रखा गया है। 2008 में राजस्थान में चलाए जा रहे गूगल बचाओ अभियान एवं राजस्थान सरकार के वन विभाग के प्रयास के परिणाम अब सामने आ रहे हैं। अरावली की पहाड़ियों में इस पौधों की संख्या में अब वृद्धि हुई है। केरल में एशिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड एटलस लॉन्च। कहाँ? केरल में एशिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड एटलस लॉन्च किया गया है। दक्षिण भारतीय राज्य केरल ने अपना पहला साइंटिफिक वर्ल्ड एटलस जनवरी 2022 में लॉन्च किया है। और यह वर्ल्ड एटलस भौतिक विस्तार ज्योग्राफिकल इंटेंट की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड एटलस है, जिसमें 25,000 चेकलिस्ट का कवरेज है। केरल वर्ल्ड एटलस भारत का अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस है, जिसके तहत ठोस आधारभूत लाइन डेटा तैयार किया है, जिससे यह पता चले कि विभिन्न प्रजातियों के पक्षी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और किन क्षेत्रों में उनकी आबादी ज्यादा है और कहाँ कम है। ये सब जानकारी इस एटलस से हमको मिलेगी। इस एटलस में सभी प्रमुख पक्षी आवासों यानी बर्ड हैबिटेट को शामिल किया गया है। इसे इसे एक सिटीजन साइंस ड्रिवन एक्सरसाइज के रूप में तैयार किया गया है, जिसमें वर्ल्ड वॉचिंग कम्युनिटी के 1000 वॉलंटियर्स की सहभागिता रहेगी। 2015 से 2020 के बीच जुलाई से सितंबर और जनवरी से मार्च माह तक क्रमशः वेट और ड्राई सीजन में हर साल 2 बार पक्षियों से जुड़े सर्वे का कराकर यह वर्ल्ड एटलस तैयार किया गया है। वर्ल्ड एटलस में 361 प्रजातियों के लगभग 3 लाख रिकॉर्ड हैं, जिसमें इसमें 94 तो अति दुर्लभ पक्षी वेरी रेयर स्पीसीज प्रजातियां हैं, 103 दुर्लभ प्रजातियां रेयर स्पीसीज और 110 कॉमन स्पीसीज और 44 वेरी कॉमन स्पीसीज और 10 सबसे प्रचुर प्रजातियां हैं। ठीक है। पक्षियों के आकलन के लिए इस एटलस के तहत 4000 ग्रिड्स का प्रावधान किया गया है। इससे जुड़े शोधों में यह भी पता लगा है कि वेट सीजन की तुलना में ड्राई सीजन में पक्षियों की संख्या अधिक पाई जाती है, जबकि स्पीसीज रिचनेस और स्पीसीज इवननेस केरल के दक्षिण शहरों के बजाय उत्तरी और मध्य जिलों में अधिक है। अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। इससे जुड़े सर्वे को सभी 14 जिलों में संपन्न किया गया और इसमें टेक्नोलॉजिकल टूल का प्रयोग किया गया, जैसे लोकस फ्री, जो एक एंड्रॉयड जीपीएस एप्लीकेशन है, और ई वर्ड प्लेटफॉर्म है, जिसमें सर्वे और डॉक्यूमेंटेशन को सीमलेस तरीके से इंग्लिश को भी इन्होंने हिंदी में लिखा हुआ है, सीमलेस रोमन है। ठीक है, सीमलेस तरीके से कंडक्ट कराया जा सके। रेड सैंडर्स संकटापन्न सूची में स्थित। जनवरी 2022 में रेड सैंडर्स यानी रक्त चंदन लकड़ी या रेड सैंडलवुड को, जिसे 2018 में आईयूसीएन अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के रेड डेटा लिस्ट में नियर थ्रेटेंड के रूप में सूचीबद्ध किया था, अब उसे संकटापन्न इंडेंजर्ड की सूची में डाल दिया गया है। यह भारत में सर्वाधिक तस्करी की जाने वाली लकड़ी है, जो पूरी दुनिया में केवल शेषाचलम की पहाड़ी क्षेत्र और उससे लगे कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। शेषाचलम क्या है? टाइगर रिजर्व भी है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के क्षेत्र इसके मूल निवास स्थान है, अर्थात यह इसी क्षेत्र की एंडेमिक है। शेषाचलम हिल्स और मल्लमाला पहाड़ियों में इसकी तस्करी जारी है। पालकोंडा, कडप्पा, चित्तूर, अनंतपुरम, प्रकाशम, नेल्लोर, इन सब क्षेत्रों से लकड़ियां पाई जाती हैं। ब्लैक मार्केट में 1 टन रेड सैंडर की कीमत है 15 से 30 लाख। ठीक है। रेड सैंडर की तस्करी के कारणों की बात करें तो इसका प्रयोग औषधियां बनाने, कॉस्मेटिक्स, म्यूजियम इंस्ट्रूमेंट, जापान में फर्नीचर बनाने और
एप्रोडिसियाक यानी कामोद्दीपन के रूप में किया जाता है। यह 500 फीट से 3000 फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। चीन, जापान, अन्य दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में और दक्षिण एशियाई देशों में भी इसकी अवैध तस्करी के बड़े पैमाने पर हो रही है। भारत रेड सैंडर्स के तस्करों से निपटने के लिए इंटरपोल का मदद मांग चुका है, क्योंकि ऐसे तस्कर श्रीलंका, नेपाल, सिंगापुर, म्यांमार में भारत की इस दुर्लभ लकड़ी की तस्करी में लगे हुए हैं। क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी सीआईडी, जो इंटरपोल की आंध्र प्रदेश में नोडल एजेंसी है, उसने इंटरपोल के साथ इस मुद्दे पर सहयोगात्मक गठजोड़ करने के लिए भी प्रयास किए हैं। इंटरपोल ने ऐसी तस्करी के लिए रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021। अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इससे क्वेश्चन ना बने तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब जब भी रिलीज होती है, हर 2 साल में होती है। इसको ऑलरेडी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, यदि आपने वो वीडियो ना देखा हो तो आप एक बार जाके देख लीजिए। बहुत ही डिटेल में मैंने बताया है, आपका एक एक क्वेश्चन या यूपीएससी लेवल का भी क्यों ना हो, सब क्लियर हो जाएगा उससे। चलिए इसमें देखते हैं मैगजीन में क्या क्या दिया है। 13 जनवरी 2022 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट बोर्ड ISFR जारी की गई। इसे भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा तैयार किया जाता है। यह देश के वन और वृक्ष संसाधनों के आकलन में अनिवार्य रिपोर्ट है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट का प्रकाशन द्विवर्षीय आधार पर भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है। अभी मैंने बताया हर 2 साल पे ये रिपोर्ट आती है। यह भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक संगठन है। इस रिपोर्ट को द्विवर्षीय चक्र वन क्षेत्र मैपिंग सहित देश के वन और वृक्ष संसाधनों का आकलन करने के लिए अनिवार्य रूप से प्रकाशित करने का प्रावधान है। 1987 से प्रारंभ 2021 की रिपोर्ट इस श्रृंखला की 17वीं रिपोर्ट थी। वर्तमान रिपोर्ट में IFSI ने भारत के बाघ अभयारण्यों, गलियारों और शेर संरक्षण क्षेत्रों में वन आवरण के आकलन से संबंधित एक नया अध्याय प्रस्तुत किया है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 में अंतिम आकलन के बाद देश में वन और वृक्षों के आवरण में 2261 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है। वन तथा वृक्ष आवरण रिपोर्ट के अनुसार भारत का कुल वन और वृक्ष आच्छादन अब 80.9 मिलियन हेक्टेयर हो चुका है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.62 है। अब ये इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में देश में कुल वृक्ष और वन आवरण की वृद्धि हुई है, जहां पर वन क्षेत्र में कुल वृद्धि 1540 वर्ग किलोमीटर हुई है, वहीं वृक्ष आच्छादन में 721 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है। वन आवरण में सबसे अधिक वृद्धि खुले वन ओपन फॉरेस्ट में हुई है। उसके बाद यह बहुत घने वनों वेरी डेंस फॉरेस्ट में देखी गई है। वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में शीर्ष 5 स्थान कौन है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, हमें पहला तो याद ही करना है, आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा वन के क्षेत्र में वृद्धि हुई है। इसके बाद फिर तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक, फिर झारखंड। वन आवरण में वृद्धि के लिए बेहतर संरक्षण उपायों, वनीकरण गतिविधियों, वृक्षारोपण अभियान और कृषि वानिकी मुख्य रूप से उत्तरदायी है। क्षेत्र के आधार पर देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा वन क्षेत्र कहाँ है? मध्य प्रदेश में। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र का नंबर है। रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष पूर्वोत्तर के राज्यों से सकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं हुए। काफी निगेटिव रिपोर्ट रही इस नॉर्थ ईस्ट की। नवीनतम रिपोर्ट के पूर्वोत्तर में 1020 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र का ह्रास हुआ। ठीक है, निगेटिव है। वन क्षेत्र में सर्वाधिक कमी कहाँ हुई? अरुणाचल प्रदेश में, मतलब 257 वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है। इसके उपरांत फिर मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय का नंबर है। तो सबसे ज्यादा लॉस कहाँ हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार 17 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों का 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र आच्छादित है। ठीक है, हमको कितने 33% चाहिए होता है ना, मतलब आइडियल कंडीशन के लिए। तो 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे इंडिया में हो चुके हैं, जिसमें हमने ये 33% वाला जो रिक्वायरमेंट है पूरी कर ली है। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान और निकोबार द्वीप,
अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में 75% से अधिक वन क्षेत्र है। इन राज्यों में तो 75% क्षेत्र वनों से ढका हुआ है, इसीलिए लोग यहीं छुट्टियां मनाने जाते हैं। जबकि 12 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, गोवा, केरल, सिक्किम, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव, असम, उड़ीसा में वन क्षेत्र 33% से 75% के बीच है। सर्वाधिक सघन वन की श्रेणी में सर्वाधिक क्षेत्र कान्हा से नावेगांव, नागजीरा, तडोबा, इंद्रावती कॉरिडोर का है। इस कॉरिडोर में कुछ उच्च सघन वन कितने 857.65 वर्ग किलोमीटर विस्तृत है। इस कॉरिडोर का 882.87 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र मध्य सघन वन की श्रेणी में सम्मिलित है। अतः कान्हा से नवेगांव, नागजीरा, तडोबा, इंद्रावती कॉरिडोर उच्च सघन वन तथा मध्यम सघन वन की श्रेणी में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला क्षेत्र है। ओपन फॉरेस्ट या खुले वन की श्रेणी में पेंच, ओपन फॉरेस्ट या खुले वन की श्रेणी में पेंच, सतपुड़ा, मेलघाट कॉरिडोर 352.25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ प्रथम स्थान पर है। राजस्थान और मध्य प्रदेश का रणथंभौर, कूनो, शिवपुरी, माधव क्षेत्र टाइगर कॉरिडोर में 15.68 वर्ग किलोमीटर के साथ सर्वाधिक क्षेत्र के वनाच्छादन वाला टाइगर रिजर्व है। रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव कवर कितना हो गया? मैंग्रोव कवर हो गया 4,492 वर्ग किलोमीटर। इसमें 2019 की तुलना में देश में के मैंग्रोव कवर में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। मैंग्रोव कवर में वृद्धि दर्ज करने वाले 3 शीर्ष राज्य कौन से? उड़ीसा, महाराष्ट्र और कर्नाटक। रिपोर्ट के अनुसार देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक 7,204 मिलियन टन होने का अनुमान है। 2019 की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। कार्बन स्टॉक में वार्षिक वृद्धि 39.7 मिलियन टन है। ठीक है, तो भारत में वना क्षेत्र, बिल्कुल नंबर एग्जैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अति सघन वन, मध्यम घने वन, खुले वन, वनाच्छेद क्षेत्र, झाड़ियां, गैर वन क्षेत्र, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, तो ये सब इसका डेटा इन्होंने यहाँ पर दिया है। अति घने वन कितने हैं? देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? 3.4% है। मध्यम 9.34, खुले वन है 3.34, कुल वनाच्छेद क्षेत्र कितने हैं? 21.71%, झाड़ियां 1.42 और गैर वन क्षेत्र कितना है? 76.87%। और कुल मिला के सबको जोड़ दो तो 100% हमारा पूरा क्षेत्र आ जाता है। ठीक है, 2023 G20 शिखर सम्मेलन के लिए सचिवालय। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा और G20 शिखर सम्मेलन 2023 जो कि 18वां संस्करण होगा, भारत में आयोजित किया जाएगा। इसकी तैयारी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने G20 सचिवालय और इसकी रिपोर्टिंग संरचनाओं की स्थापना को 15 फरवरी 2022 को मंजूरी प्रदान कर दी है। G20 सचिवालय को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक शीर्ष स्तरीय समिति द्वारा निर्देशित किया जाएगा। इसके सदस्य कौन है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और G20 शेरपा पीयूष गोयल। G20 सचिवालय की क्या जिम्मेदारी है? G20 सचिवालय भारत के आगामी G20 प्रेसिडेंसी के संचालन के लिए आवश्यक समग्र नीतिगत निर्णयों और व्यवस्थाओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा। 2021 में G20 सम्मेलन रोम इटली में आयोजित किया था। 2022 में G20 शिखर सम्मेलन बाली इंडोनेशिया में आयोजित किया जाएगा, जबकि 2023 में यह नई दिल्ली भारत में आयोजित किया जाएगा। नई दिल्ली में यह सचिवालय फरवरी 2024 तक कार्य करेगा। फेथ 2035 विजन दस्तावेज। फेडरेशन ऑफ एसोसिएशंस एंड इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी फेथ ने 16 फरवरी 2022 को फेथ 2035 विजन दस्तावेज जारी किया है। दस्तावेज में वर्ष 2035 तक भारतीय पर्यटन को दुनिया द्वारा पसंदीदा और प्रिय बनाने के लिए
के लक्ष्य और निष्पादन पथ शामिल हैं। भारतीय स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में दृष्टि दस्तावेज लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य पर्यटन को भारत के लिए सामाजिक, आर्थिक और बुनियादी ढांचा निर्माता के साथ टिकाऊ और समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए एक आदर्श मॉडल के रूप में स्थापित करना है। फेथ भारत के संपूर्ण पर्यटन, यात्रा और आतिथ्य उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी राष्ट्रीय संघों का नीति संघ है। विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2022। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट में उद्घाटन भाषण दिया। WWSDS का 21वां संस्करण 16 से 18 फरवरी 2022 को आयोजित किया गया। इस अवसर पर डोमिनिकन गणराज्य के राष्ट्रपति श्री लुइस अबिनादर, गुयाना के सहकारी गणराज्य के अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, संयुक्त राष्ट्र के उप महासचिव सुश्री अमीना जे मोहम्मद, केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव सहित विभिन्न अंतर सरकारी संगठनों के प्रमुख, कई देशों के मंत्री और राजदूत तथा 120 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन का विषय था परिस्थिति अनुकूल ग्रह की ओर एक सतत और न्यायसंगत भविष्य सुनिश्चित करना। टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट प्लैनेट इंश्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। प्रधानमंत्री ने याद किया है कि उनके 20 वर्षों के कार्यकाल के दौरान पर्यावरण और सतत विकास उनके लिए मुख्य फोकस क्षेत्र रहे हैं, पहले गुजरात और अब राष्ट्रीय स्तर पर। प्रधानमंत्री ने 7 वर्षों से चल रहे एलईडी बल्ब वितरण योजना के बारे में बताया, जिससे प्रतिवर्ष 220 अरब यूनिट बिजली और 180 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को बचाने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिकवर, डिजाइन और रीमैन्युफैक्चरिंग भारत की संस्कृति लोकाचार का हिस्सा है। भारत सरकार ने 54 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है। तो पहले भी हुआ था, अब फिर से हुआ है। तो अब कौन सी एक है, किसके बेसिस पे? सरकार ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए चीनी मूल के 54 ऐप्स पर 14 फरवरी 2022 को प्रतिबंध लगा दिया है। ऐप में सी लिमिटेड का, मार्की गेम, फ्री फायर और टेंसेंट, अलीबाबा और नेट ईज जैसी तकनीकी फर्मों से संबंधित कई ऐप हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रतिबंधित किए ऐप्स 2020 में भारत द्वारा प्रतिबंधित ऐप्स के रीब्रांडेड संस्करण हैं। फ्री फायर की तुलना अक्सर पबजी से की जाती है। यह दुनिया के सबसे लोकप्रिय मोबाइल गेम्स में एक है। आईटी मंत्रालय ने यह कहते हुए इन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया कि ऐसे चीन जैसे विदेशी मुल्कों में भारतीय यूजर्स का संवेदनशील डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी आईटी अधिनियम 2000 की धारा 69A, हर बार यही यूज किया जाता है क्या? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत किसी भी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से किसी भी जानकारी को सार्वजनिक पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए निर्देशन जारी करने की सरकार शक्ति प्रदान करता है। यह धारा सरकार को वेबसाइट को ब्लॉक करने की अनुमति देता है। भारत में जून 2020 में सबसे पहले 59, फिर 47, फिर 43, अब कुल मिला के 321 ऐप्स को प्रतिबंध किया जा चुका है। दुर्गा पूजा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल। ये मान के चलिए कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। 15 दिसंबर 2021 को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति इंटर गवर्नमेंट कमेटी फॉर सेफगार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ने 16वें सत्र के दौरान कोलकाता की दुर्गा पूजा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है। इस समिति ने दुर्गा पूजा की उस पहल की प्रशंसा की है जिसमें माध्यम से हाशिए पर रहने वाले समूहों या व्यक्तियों के साथ साथ महिलाओं को भागीदार और सुरक्षा मिलती है। दुर्गा पूजा के शामिल होने के बाद
भारत की अब 14 अमूल्य सांस्कृतिक विरासत यूनेस्को के मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल है। अब कितनी हो गए हमारे? 14। वर्ष 2017 में कुंभ मेला, 2016 में योग एवं नवरोज को इस सूची में शामिल किया गया था। भारत 2003 के यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा कन्वेंशन का हस्ताक्षर करता है। उल्लेखनीय है कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा पर यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन की अंतर सरकारी समिति का 16 सत्र 13 से 18 दिसंबर 2021 तक पेरिस, फ्रांस में आयोजित किया गया। मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के प्रतिनिधि सूची में वर्तमान में 452 अवयव, 452 एलिमेंट्स अब तक हैं। केरल का पहला कारवां पार्क, केरल का पहला कारवां पार्क, कैरावैन पार्क, इडुक्की जिले में स्थित एक सुंदर हिल स्टेशन बागामोन में बनाया गया। राज्य सरकार की नई कारवां पर्यटन नीति के तहत पार्क को यात्रियों के लिए 25 फरवरी 2022 से खोल दिया जाएगा। यह पर्यटन विभाग द्वारा कारवां पर्यटन को ऐसे समय में छुट्टियों के लिए सुरक्षित साधन के रूप में पेश किया जाएगा जब लोग कोविड-19 के प्रकोप से के कारण बाहर निकले या यात्रा करने में असमर्थ हैं। महामारी के बाद की दुनिया में पर्यटकों की बढ़ती मांगों और वरीयताओं को पूरा करने के लिए केरल ने एक व्यापक हितधारक अनुकूल कारवां पर्यटन नीति की घोषणा की है, जो आगंतुकों को सुरक्षित, अनुकूलित और प्रकृति के निकटतम यात्रा अनुभव का वादा करती है। पहल के तहत 2 तरह के कारवां होते हैं। पहला मॉडल 2 मेहमानों को समायोजित किया जाएगा, जबकि दूसरे में 4 लोगों के परिवार के रहने की व्यवस्था होगी। पर्यटन कारवां में आरामदायक प्रवास के लिए आवश्यक सुविधाएं होंगी, जैसे सोफा कम बेड, फ्रिज जार, माइक्रोवेव ओवन के साथ डाइनिंग टेबल भी होगी। इसके साथ ही इसमें एयर कंडीशन, इंटरकनेक्टिविटी, ऑडियो वीडियो सर्विसेज आदि भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। नासिक में भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रित मोबाइल प्रयोगशाला का निर्माण किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने नासिक, महाराष्ट्र में भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण BSL-3 मोबाइल परियोजना का उद्घाटन 16 फरवरी 2022 को किया। मोबाइल प्रयोगशाला ICMR के विशेष रूप से प्रशिक्षित वैज्ञानिकों के द्वारा नए उभरते और फिर से उभरने वाले वायरल संक्रमणों की जांच करने में मदद करेगी। नई लॉन्च की गई लैब देश के दूर दराज और जंगली इलाकों पर पहुंच बनाने में सक्षम होगी, ताकि मानव और पशु स्रोतों से नमूनों का उपयोग करके प्रयोगों को जांच की जा सके। भारतीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने प्रयोगशाला का उद्घाटन किया और कहा, जैव सुरक्षा स्तर 3 मोबाइल प्रयोगशाला प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत अवसंरचना मिशन और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए सरकार के प्रयासों के लिए एक महत्वपूर्ण मूलवर्धन है। यह मोबाइल लैब रियल टाइम डेटा संग्रह में सहयोग करेगी, जो त्वरित रोकथाम सुनिश्चित करने और किसी भी उभरते संक्रमण को प्रसार करने में रोकने में सक्षम बनेगी। हिमाचल प्रदेश पहला विविध पार्क, हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क। हिमाचल प्रदेश को लुप्त प्राय हिमालयी जड़ी बूटियों के संरक्षण में अपना योगदान देने वाला पहला जैव विविधता पार्क बायोडायवर्सिटी पार्क मिला है। यह पार्क मंडी के जयहली घाटी के भूलान घाटी में स्थित है। 1 करोड़ रुपए के लागत से मध्य प्रदेश के वन विभाग द्वारा राष्ट्रीय हिमालय अध्ययन मिशन, नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज के तहत जैव विविधता पार्क की स्थापना की गई है। पार्क का उद्देश्य हिमालय में पाई जाने वाली विभिन्न औषधीय जड़ी बूटियों को गहन खोज करने के लिए शोधकर्ता द्वारा अवसरों को विस्तार करने के साथ साथ पर्यटन गतिविधियों को जोड़ने जो विलुप्त होने के कगार पर है। जैव विविधता मानव जाति के निरंतर अस्तित्व के लिए बहुमूल्य संसाधन है और इसलिए जैव विविधता के संरक्षण का संबंध मनुष्य और वातावरण के बीच संतुलन बहाल करने से है। जैव विविधता पार्कों की महत्वपूर्ण भूमिका में शामिल है शहर की प्राकृतिक विरासत के संरक्षण के लिए एक प्रकृति आच्छादित क्षेत्र की उपलब्धता,
शहरी पर्यावरण की गुणवत्ता में वृद्धि, शिक्षा, सांस्कृतिक और संरक्षण गतिविधियों के केंद्र के रूप में कार्य करना और जैव विविधता को शहर और लोगों से जोड़ना आदि। देश में केरल में देश का पहला ग्रेफीन इनोवेशन सेंटर बन रहा है। जनवरी 2022 में प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल द्वारा शीघ्र ही देश के पहले ग्रेफीन इनोवेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। इस सेंटर की स्थापना डिजिटल यूनिवर्सिटी ने सेंटर फॉर मटेरियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी CMET त्रिशूर के साथ साझेदारी की है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 86.41 करोड़ रुपए की इस परियोजना को मंजूरी दे दी है। टाटा स्टील लिमिटेड इस केंद्र का औद्योगिक हिस्सेदार होगा। इस परियोजना में नेशनल ग्रेफीन इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर और अन्य औद्योगिक भागीदारी के वैज्ञानिक भी सहयोग करेंगे। इस परियोजना बायोमेडिकल, रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऊर्जा, सेंसर में ग्रेफीन और संबंधित 2 आयामों 2D सामग्री के वाणिज्यीकरण और औद्योगिक अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करेगी। अटल सुरंग को दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग की मान्यता मिल गई है। 9 फरवरी 2022 को न्यू दिल्ली में एक ऐतिहासिक समारोह के दौरान अटल सुरंग को आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। सीमा सड़क संगठन DGBR के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाले इस उत्कृष्ट इंजीनियरिंग के निर्माण में सीमा सड़क संगठन BRO की शानदार उपलब्धि के लिए पुरस्कार प्राप्त किया है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स UK एक ऐसा संगठन है जो मान्यता प्राप्त प्रमाणीकरण के साथ दुनिया भर में असाधारण रिकॉर्ड को सूचीबद्ध और सत्यापित करता है। अटल सुरंग को 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था। 9.02 किलोमीटर सामरिक रूप से महत्वपूर्ण अटल सुरंग रोहतांग दर्रे से होकर गुजरती है, जिसका निर्माण मनाली लेह राजमार्ग पर अत्यंत दुर्गम इलाके में ठंड के तापमान की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में किया गया। सुरंग के निर्माण से पहले राजमार्ग 6 महीनों के लिए सर्दियों के मौसम में बंद रहता था। 100वीं टेक्सटाइल एक्सप्रेस 100 टेक्सटाइल एक्सप्रेस फरवरी 2022 में पश्चिम रेलवे के मुंबई मंडल ने 100वीं टेक्सटाइल एक्सप्रेस का संचालन किया। पश्चिम रेलवे के मुंबई सेंट्रल डिवीजन ने चलथान सूरत क्षेत्र से संग कैरल खड़गपुर डिवीजन दक्षिण पूर्व रेलवे तक 100वीं टेक्सटाइल एक्सप्रेस ट्रेन लदान की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। रेल और कपड़ा राज्य मंत्री दर्शन जरदोश द्वारा ऐसी पहली टेक्सटाइल पार्सल की ट्रेन को सितंबर 2021 में उधना सूरत से रवाना किया गया था। 5 महीने के भीतर इस उपलब्धि को हासिल करना सूरत के कपड़ा सेक्टर के भारतीय रेलवे में बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। प्रमुख गंतव्य स्थलों में दक्षिण पूर्व रेलवे क्षेत्र में संकरैल, शालीमार और साथ ही पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र में दानापुर और नारायणपुर शामिल है। टेक्सटाइल एक्सप्रेस ने रेल के लिए 10.2 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन में तेलंगाना शीर्ष पर। 31 दिसंबर 2021 तक की स्थिति के अनुसार श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन SPMRM को लागू करने वाले 34 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में तेलंगाना शीर्ष स्थान पर है। इस सूची में तमिलनाडु दूसरा और गुजरात तीसरा स्थान पर है। अन्य राज्यों में छत्तीसगढ़ चौथा, पंजाब पांचवा, उत्तर प्रदेश सातवां, यूपी की रैंक 7वीं है। इस सूची में सबसे निचले स्थान पर अर्थात 34वें स्थान पर किसको है? पश्चिम बंगाल को रैंक दिया गया है। क्लस्टर की रैंकिंग में 295 समूहों में रायाकल क्लस्टर तेलंगाना संगारेड्डी 94.04 स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर रहा। जुक्कल क्लस्टर तेलंगाना 93.01 स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर रहा। मोरमुंडा क्लस्टर छत्तीसगढ़ राजनांदगांव 91.83 स्कोर के साथ तीसरे। एवाबक मिजोरम आइजोल 91.34 स्कोर के साथ चौथे तथा वानिया गुंडी ये क्या 5वें स्थान पर रहा।
वर्ष 2016 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को आर्थिक, सामाजिक और भौतिक बुनियादी ढांचा सुविधाएं प्राप्त करने के लिए विकसित करना है। बायोमेडिकल इनोवेशन और उद्यमिता पर आईसीएमआर डीएचआर नीति। चिकित्सा, दंत चिकित्सा और पैरामेडिकल संस्थानों में चिकित्सा पेशेवरों, वैज्ञानिकों और तकनीशियनों के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बायोमेडिकल इनोवेशन और उद्यमिता पर आईसीएमआर डीएचआर नीति शुरू की। भारत सरकार की मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल को बढ़ावा देकर बहुविषय सहयोग का आश्वासन देगा। डॉक्टर मनसुख मांडविया, केंद्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने 24 फरवरी 2022 को नीति लॉन्च के अवसर पर बोलते हुए कहा कि यह नीति अनुशासनात्मक सहयोग सुनिश्चित करेगी, स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देगी, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत के पहलों को बढ़ावा देकर देश भर के चिकित्सा संस्थानों में एक नवाचार आधारित पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करेगी। यह नीति प्रधानमंत्री के नवाचार, पेटेंट, उत्पादन और समृद्धि के आदर्श वाक्यों से अनुरूप है। इंजीनियरिंग विश्वविद्यालयों की तुलना में अधिकांश मेडिकल कॉलेजों में आईपी और उद्यमिता नीति का अभाव है। 85% इंजीनियरिंग स्कूलों की तुलना में केवल 15% मेडिकल स्कूलों में आईपी नीति है। 2010 से 2020 तक चिकित्सा संस्थानों ने केवल 5% पेटेंट फाइल का उत्पादन किया। इंजीनियरिंग संस्थानों ने अधिकांश डेटा दाखिल किया। नीति के अनुसार नव प्रवर्तक किसी निगम में गैर कार्यकारी निदेशक, वैज्ञानिक सलाहकार या सलाहकार के रूप में कार्य कर सकते हैं। वे अकेले या कंपनियों के माध्यम से अंतर स्थान और औद्योगिक परियोजनाओं, परामर्श परियोजनाओं पर काम कर सकते हैं। वे व्यवसायों को प्रौद्योगिकी का लाइसेंस दे सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप व्यवसायीकरण, धन सृजन और सामाजिक लाभ होगा। वे लाइसेंसकर्ता हो सकते हैं, पॉलिसी के तहत ट्रांसलेशन कंपनी के काम के लिए विश्राम की अनुमति, प्रायोजित अनुसंधान परामर्श व्यवस्थापकों, नवोन्मेषकों द्वारा आउटसोर्स किया जा सकता है। इसने नीति समीक्षा कुछ ज्यादा मतलब का है नहीं, इसमें आगे बढ़ते हैं। डीआरडीओ द्वारा क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक देश का पहली बार सफल परीक्षण। ठीक है, देश में पहली बार वैज्ञानिकों की टीम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली ने 23 फरवरी 2022 को उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और विंध्याचल के बीच 100 किलोमीटर से अधिक फैले क्वांटम की कुंजी डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। यह तकनीकी प्रगति व्यावसायिक रूप से उपलब्ध ऑप्टिकल फाइबर के उपयोग से संभव हुआ है। डीआरडीओ के अनुसार देश ने बूटस्ट्रैपिंग के लिए कुंजी हस्तांतरण की स्वदेशी तकनीकी का प्रदर्शन किया है। साथ ही प्रदर्शन के दौरान मापदंडों को मापा गया कि रिपोर्ट के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के भीतर 100 किलोहर्ट्ज तक की प्रमुख दरों में दोहराव से पाया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं बाकी सब मतलब का नहीं, जोधा तो देख लिया हमने। भारत का पहला स्मार्ट मैनेज ईवी चार्जिंग स्टेशन रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सहायक कंपनी SES यमुना पावर लिमिटेड VYPL ने नई दिल्ली के मयूर विहार में 25 फरवरी 2022 को भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू किया है। VYPL बॉम्बे सब अर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई द्वारा समर्पित है। इसे फोर्टम चार्ज एंड ड्राइव द्वारा क्रियान्वित किया गया है और यह अब तक का पहला VYPL प्रबंधित स्मार्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन होगा। स्मार्ट प्रबंधित ईवी चार्जिंग स्टेशन एक ही समय में पांच इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज कर सकता है। साथ ही आपात स्थिति में अगर शहर में बिजली ठप हो जाती है तो इसे चार्जिंग के रूप में सेवाओं जैसे अस्पताल, पावर ट्रीटमेंट प्लांट, पुलिस स्टेशनों में बिजली ट्रांसफर की जा सकती है। यह स्टेशन
वी वाई पी एल के 11 kV सब स्टेशन भवन में स्थित हैं, जो नई दिल्ली में मयूर विहार एक्सटेंशन में है। कंपनी के दौरान आने वाले समय में साउथ वेस्ट ईस्ट और सेंट्रल दिल्ली में ऐसे और स्मार्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू किए जाएंगे। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस कहाँ चलाई जा रही है? चेन्नई में चला रही है। मार्च 2022 में तमिलनाडु में शुरू की गई। इसकी शुरुआत ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण संगठन फोरन पाव फोर पा के सहयोग से की गई। मद्रास उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति डॉक्टर अनीता सुमंत ने एम्बुलेंस का शुभारंभ किया। आवारा पशु देखभाल कार्यक्रम और बीमार सड़क जानवरों को साइट पर उपचार के लिए ऑन बोर्ड पशु चिकित्सक के साथ हॉस्पिटल ऑन व्हील होगा। पशु चिकित्सक के अलावा पशु एम्बुलेंस में एक पैरा पशु चिकित्सा कार्यकर्ता सह चालक भी शामिल होगा। एम्बुलेंस में एक उपचार तालिका, 2 पंखे, एक इन्वर्टर, एक फ्रिज और स्टेराइल उपकरणों और पट्टियों के लिए दराज शामिल होंगी। ठीक है, बाकी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो सब दिया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे 28 फरवरी 2022 के अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक उच्च स्तरीय आभासी कार्यक्रम के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय इंटरनेशनल मानसून प्रोजेक्ट ऑफिस IMPO का शुभारंभ किया। पहले 5 वर्षों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय को भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे में रखा जाएगा, जो भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का हिस्सा है। IMPO की स्थापना देश की अर्थव्यवस्था के लिए मानसून के महत्व पर जोर देती है। विश्व जलवायु अनुसंधान कार्यक्रम और विश्व मौसम अनुसंधान कार्यक्रम के मार्गदर्शन में यह अंतर्राष्ट्रीय मानसून अनुसंधान में संबंधित गतिविधियों और संबंधों को कवर करेगा। अमर जवान ज्योति का नेशनल वॉर मेमोरियल में विलय। हाल ही में पिछले 50 सालों से राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट पर स्थित अमर जवान ज्योति का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की ज्योति में 21 जनवरी 2022 को समारोह पूर्वक विलय कर दिया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख एयर मार्शल बलभद्र राधाकृष्ण के द्वारा की गई है। विश्व युद्ध में प्राणों की आहुति देने वाले भारत ब्रिटेन के 70,000 सैनिकों के सम्मान में साल 1931 में इंडिया गेट का उद्घाटन किया गया था। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद अमर जवान ज्योति स्थापित की गई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 26 जनवरी 1972 को उसका उद्घाटन किया था। वहां राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण केंद्र सरकार ने साल 2019 में किया था। इसे 1947 में देश की आजादी के बाद से अब तक शहादत दे चुके 26,466 भारतीय जवानों के सम्मान में निर्मित किया गया था। 25 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्मारक का उद्घाटन किया था। इस मेमोरियल में अमर चक्र, वीर चक्र, त्याग चक्र और रक्षा चक्र नामक 4 चक्र बने हुए हैं। इसमें से अमर चक्र 15.5 मीटर फुट ऊंचा स्मारक स्तंभ है जिसमें अमर ज्योति जलती है। सुरक्षा चक्र 600 पेड़ हैं जो देश की रक्षा में तैनात जवानों को दर्शाते हैं। नेशनल वॉर मेमोरियल के पास 21 परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं की कांस्य से प्रतिमाएं भी बनाई गई हैं। इस निर्माण पर सरकार का कहना है कि अमर जवान ज्योति की लौ के माध्यम से 1971 और अन्य युद्धों के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है, लेकिन उस जगह पर ढेर सारे बलिदानों का कोई नाम पता मौजूद नहीं है। इंडिया गेट पर अंकित नाम केवल कुछ शहीदों के हैं जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध और एंग्लो अफगान युद्ध में अंग्रेजों के लिए लड़ाई लड़ी थी। इस तरह हमारे औपनिवेशिक अतीत का प्रतीक है, जबकि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक 1971 इसके पहले और बाद के युद्ध समेत बाकी युद्धों के साथ सभी भारतीय शहीदों के नाम रखे गए हैं, इसलिए वहां शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करना एक सच्ची श्रद्धांजलि होगा। तो ये इनका अपना आर्गुमेंट है। ठीक है, भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक जम्मू कश्मीर में लॉन्च। जम्मू कश्मीर के विकास के लिए केंद्र सरकार ने पिछले 3 वर्षों में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इसी कड़ी में तहत केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर में गुड गवर्नेंस इंडेक्स यानी सुशासन गुड गवर्नेंस इंडेक्स को लॉन्च करने का निर्णय लिया है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 22 जनवरी 2022 को इसे लॉन्च किया गया है। ये केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अपनी तरह का पहला सूचकांक है। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के यूनियन सेक्रेटरी बी श्रीनिवासन ने जम्मू कश्मीर के लिए डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस की पहली कॉपी जम्मू कश्मीर के मुख्य
सचिव अरुण कुमार मेहता को सौंप दी है और इसके साथ ही देश के गृह मंत्री द्वारा इसे औपचारिक रूप से जारी किया गया है। सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस हैदराबाद के तकनीकी सहयोग से प्रस्तावित सूचकांक की रूपरेखा को अंतिम रूप देगा। इस सूचकांक को जम्मू कश्मीर के 20 जिलों के लिए जारी किया गया है। जिला सुशासन सूचकांक के शीर्ष 5 जिले हैं जम्मू, डोडा, सांबा, पुलवामा और श्रीनगर। बाकी सब इंफॉर्मेशन है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जो मेन चीज थी वो है कि जम्मू कश्मीर में भी पहली बार जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया। ठीक है। राष्ट्रपति रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा, ये अभी कब आए? 6 दिसंबर को आए थे। ठीक है, 6 दिसंबर को 2021 में द्विपक्षीय वार्ता हुई। शिखर वार्ता के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन 6 दिसंबर को एक उच्च प्रतिनिधि मंडल के साथ दिल्ली पहुंचे तथा उसी शाम को उनकी स्वदेश वापसी हुई। दोनों देशों के बीच वार्षिक शिखर वार्ता का यह क्रम वर्ष 2000 में शुरू हुआ था। 6 दिसंबर को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन व भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के बीच शिखर वार्ता से पूर्व दोनों देशों के 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता भी संपन्न हुई। 2+2 वार्ता के अंतर्गत दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री आमने सामने की वार्ता करते हैं। भारत अभी तक अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ 2+2 वार्ता करता रहा है। भारत के साथ इस तरह की वार्ता करने वाला रूस चौथा देश है। 6 दिसंबर को रूसी राष्ट्रपति पुतिन के कुछ ही घंटों के नई दिल्ली प्रवास के दौरान पहले भारत व रूस के रक्षा मंत्रियों राजनाथ सिंह व सेर्गेई शोइगु तथा विदेश मंत्रियों एस जयशंकर तथा सेर्गेई लावरोव के बीच अलग अलग तथा बाद में 2+2 व्यवस्था के तहत इन चारों की संयुक्त बैठक हुई। दोनों देशों के बीच सैन्य एवं सैन्य तकनीकी सहयोग के क्षेत्र में भारत रूस आंतरिक सहकारी योजना इंटर गवर्नमेंट कमीशन ऑन मिलिट्री एंड मिलिट्री टेक्निकल कॉपरेशन की बैठक भी इसके साथ ही संपन्न हुई। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच रक्षा, अंतरिक्ष, इस्पात, जहाज, रानी, कोयला, पेट्रोलियम व कोविड सहित विभिन्न क्षेत्रों के सहयोग के 28 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें से 9 समझौता ज्ञापनों पर दोनों सरकार की ओर से हस्ताक्षर किए गए हैं, वहीं शेष पर वाणिज्य एवं अन्य स्तरों पर हस्ताक्षर हुए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण समझौता दोनों देशों के बीच सैन्य तकनीकी सहयोग को 2021 से 10 वर्ष और आगे बढ़ाना 2031 तक कर दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है। अनेक समझौते के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के अमेठी के कोरबा में 6 लाख से अधिक AK-203 असॉल्ट राइफलों का निर्माण भारत व रूस के संयुक्त साझेदारी में किया जाएगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, यूपी के एग्जाम्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? अमेठी के कोरबा में 6 लाख से अधिक AK-203 असॉल्ट राइफलों का निर्माण कराया जाएगा। कौन कराएगा? भारत व रूस संयुक्त पहल है। ठीक है। विश्व में पहली बार इन राइफलों का निर्माण रूस से बाहर किसी देश में होगा, पहली बार ऐसा हो रहा है। जमीन से हवा में मार करने वाली एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 की खरीद के लिए रूस के साथ समझौता भारत द्वारा पहले ही जारी किया जा चुका है। क्लास सिनिकोव सीरीज के छोटे हथियारों के उत्पादन के संबंध में फरवरी 2019 में समझौते में संशोधन के लिए एक भी समझौता दोनों देशों के स्तरीय स्तर पर हुआ। प्रधानमंत्री श्री मोदी व मेहमान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय शिखर वार्ता बाद में हैदराबाद हाउस में संपन्न हुई। द्विपक्षीय व्यापार के साथ साथ ऊर्जा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, बौद्धिक संपदा, अंतरिक्ष, शिक्षा एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान आदि के अतिरिक्त आपसी महत्व के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा वार्ता में हुई। कोरोना महामारी के दौरान भी दोनों देशों की सामरिक साझेदारी में हुई सतत प्रगति पर दोनों नेताओं ने संतोष व्यक्त किया। वर्ष 2020 के दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार में 17% की गिरावट आई, वहीं 2021 में पहले 9 महीनों में इसमें 38% की वृद्धि भी दर्ज की गई। पारस्परिक सहयोग में सतत वृद्धि के लिए कनेक्टिविटी की सुदृढ़ता पर दोनों नेताओं ने बल दिया। इस परिप्रेक्ष्य में इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC व प्रस्तावित चेन्नई वोलिस्तोवक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर रूस के विभिन्न क्षेत्रों, सुदूर क्षेत्रों व भारत के विभिन्न राज्यों के आपसी सहयोग की संभावनाओं पर वार्ता में विचार किया गया। अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा में दोनों नेताओं ने इस मामले में एक दूसरे की चिंताओं को स्वीकार किया। अफगानिस्तान की भूमिका आतंकवादी गतिविधियों के लिए नहीं होने देने के लिए आवश्यकता पर दोनों पक्षों ने बल दिया।
वार्ता में आतंक के हर रूप में विरुद्ध प्रतिबद्धता दोनों पक्षों ने व्यक्त की है। सुरक्षा परिषद सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपसी सहयोग के विस्तार पर बल दोनों पक्षों ने दिया है। 2021 में दौरान भारत द्वारा ब्रिक्स की सफल अध्यक्षता व सुरक्षा परिषद में भारत की 2 वर्ष की अस्थायी सदस्यता के लिए रूसी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को बधाई दी तथा नाभिकीय आपूर्ति समूह एनएसजी में भारत के प्रवेश हेतु अपना समर्थन दोहराया। भारत रूस की आगामी 22वीं वार्ता के लिए श्री मोदी को रूस की यात्रा हेतु निमंत्रण भी पुतिन ने। भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इंटरनेशनल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI गोवा में 20 से 28 नवंबर 2021 में संपन्न हुआ। पिछले 51वें महोत्सव की तरह इस वर्ष यह 52वां महोत्सव भी हाइब्रिड तरीके से संपन्न हुआ। इसके कुछ कार्यक्रम व्यक्तिगत उपस्थितियों से हुए, जबकि अनेक कार्यक्रम वर्चुअल तरीके से आयोजन हुआ। 20 नवंबर 2021 को इसका उद्घाटन पणजी के स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में हुआ। महोत्सव से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? आयोजन तिथि कोई मतलब नहीं हमारे। महोत्सव की उद्घाटन फिल्म कौन सी? द किंग ऑफ द वर्ल्ड, निर्देशक है कार्लोस सौरा। समापन की मूवी क्या दिखी? द हीरो, निर्देशक असगर फरहादी। फोकस फिल्म ब्रिक्स के 5 देश। अंतर्राष्ट्रीय जूरी के अध्यक्ष रक्षण बनी एतमण ईरान के हैं। फिल्म पुरस्कार के साथ दी जाने वाली ट्रॉफी, इसको बोला जाता है स्वर्ण रजत मयूर। ठीक है। अब स्वर्ण मयूर किसको दिया गया? रिंग बॉर्डरिंग, निर्देशक है मसाकाऊ कानेको। बाकी जितने हैं इंपॉर्टेंट नहीं। ऑस्कर ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन एक चीज यहाँ पर थोड़ा और देख लेते हैं। यहाँ पे थे इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर किसको दिया गया? हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को। ठीक है। और सिनेमा में जीवन पर्यंत योगदान के लिए सत्यजीत राय पुरस्कार किसको दिया है? सत्यजीत राय अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट हंगेरियन निर्देशक इस्तेमान इसजा को और अमेरिकी निर्माता निर्देशक मार्टिन स्कोरसेस को। ठीक है। ये दोनों तो इम्पोर्टेंट है, बाकी आप छोड़ सकते हैं पूरा। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के वर्ष 2020-21 के स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों का वितरण इस मंत्रालय के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी की उपस्थिति में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 20 नवंबर 2021 को किया। स्वच्छ अमृत महोत्सव नाम से आयोजित इस कार्यक्रम के तहत इन पुरस्कारों का वितरण किया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर को इस बार पुनः देश के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार व इन पुरस्कारों के तहत दिया गया। यह लगातार 5वां वर्ष है जब इंदौर को यह पुरस्कार मिला। स्वच्छता के इन पुरस्कारों का वितरण जनसंख्या के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के लिए किया गया है। 10 लाख से अधिक श्रेणी वाले शहरों में स्वच्छतम क्लीनेस्ट सिटी का पुरस्कार किसको मिला है? इंदौर को मिला है। इसके बाद सूरत, इसके बाद विजयवाड़ा। और सबसे इस श्रेणी के शहरों में सबसे नीचा स्थान किसको दिया गया? कोटा को दिया है। 1 लाख से 3 लाख तक की जनसंख्या वाले शहर में स्वच्छतम शहर का पुरस्कार किसको मिला है? ये नई दिल्ली को मिला है। NDMC को प्राप्त हुआ है। इस श्रेणी के शहरों में दूसरा व तीसरा स्थान किसको है? अंबिकापुर छत्तीसगढ़ व तिरुपति को। इस श्रेणी में सबसे निचला स्थान 372 किसको मिला है? सासाराम बिहार को। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शीर्ष 25 शहरों में पहला स्थान इंदौर को मिला है, जबकि दूसरा स्थान सूरत को मिला है। 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में पहले 3 स्थान पर कौन है? महाराष्ट्र के बीटा, लोनावाला व सासवड। ठीक है। कैंटोनमेंट बोर्ड्स में स्वच्छतम कंटेनमेंट बोर्ड का पुरस्कार इस वर्ष अहमदाबाद कैंट को दिया गया है। पिछले वर्ष इस श्रेणी में पहला स्थान जालंधर कैंट का था। अब श्रेणी में दूसरा व तीसरा स्थान इस वर्ष मेरठ कैंट और दिल्ली कैंट का रहा है। राज्यों के पुरस्कारों में 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों और राज्यों में स्वच्छतम राज्य का पुरस्कार किसको दिया है? छत्तीसगढ़ को। दूसरा और तीसरा पे कौन है? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में स्वच्छतम राज्य का पुरस्कार मिला है झारखंड को, और श्रेणी में दूसरा व तीसरा स्थान मिला है हरियाणा व गोवा को। उपर्युक्त के अतिरिक्त राज्यों की राजधानी उपायुक्त के अध्यक्ष
अतिरिक्त राज्यों के राजधानियों व क्षेत्रीय आधार पर छोटे शहरों के लिए स्वच्छता का पुरस्कार 20 नवंबर 2021 के उपयुक्त स्वच्छ महोत्सव में दिए गए। कचरा मुक्त शहरों की रेटिंग 2018 से शुरुआत की गई थी। इंदौर, सूरत, नई दिल्ली, एनडीएमसी, नवी मुंबई, अंबिकापुर, मैसूर, नोएडा, विजयवाड़ा, पाटन को 5 स्टार रेटिंग इस वर्ष दी गई है, जबकि 143 शहरों को 3 स्टार रेटिंग का मान्यता दी गई है। यूनेस्को के रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल हुआ श्रीनगर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में किस जिले को, या इस तरह से कुछ समझना, हाल ही में किस जिले को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया है, तो ये श्रीनगर को किया है इसमें। जम्मू और कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर के यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है। 8 नवंबर 2021 को दुनिया भर में चुने गए 49 शहरों में कश्मीर एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने शहर के जीवंत सांस्कृतिक लोकाचार के लिए उपयुक्त मान्यता फिटिंग रिकॉग्निशन के रूप में शामिल किए जाने की प्रशंसा की है। श्रीनगर को शिल्प और लोक कलाओं के रचनात्मक शहर यूनेस्को के रूप में शामिल किया गया है। यूनेस्को के 49 अन्य शहरों के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क के रूप में शामिल किया गया है। इसके साथ दुनिया के रचनात्मक शहरों की कुल संख्या होगी 90 देशों में 295। मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, वाराणसी, जयपुर के बाद श्रीनगर यह उपलब्धि हासिल करने वाला देश का छठा शहर बन गया। शिल्प और लोक कला के क्षेत्र में श्रीनगर शहर को जयपुर के बाद इस श्रेणी में भारत का दूसरा शहर नामित किया गया है। यूनेस्को रचनात्मक शहरों को 7 क्षेत्रों में नामित किया है: शिल्प, लोक कला, मीडिया कला, फिल्म डिजाइन, पाक कला, साहित्य और संगीत। सॉरी। हर साल यूनेस्को द्वारा दुनिया भर के विभिन्न शहरों को अपना यूसीसीएन परियोजना के तहत रखने के लिए आवेदन मांगता है। भारत में आवेदन संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से भेजे जाते हैं। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 बेंगलुरु स्थित गैर लाभकारी थिंक टैंक पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स PAI 2021 की रिपोर्ट के अनुसार छठे संस्करण का 18 बड़े राज्यों में शीर्ष 3 स्थानों पर है केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना। PAI 2021 राज्य सरकार के गुणवत्ता शासन और विशेष रूप से कोविड-19 पर अंकुश लगाने में राज्य सरकारों की भागीदारी पर प्रभाव डालता है। बड़े 3 राज्य कौन है? तो नंबर 1 पे केरल है इसमें। ठीक है। बड़े राज्यों में सबसे नीचे कौन है? उत्तर प्रदेश। और शीर्ष पर कौन है? केरल रहा है। छोटे राज्यों में शीर्ष 3 स्थान पर कौन है? छोटे राज्यों में सिक्किम नंबर 1 है। केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष 3 स्थान पे कौन है? तो केंद्र शासित प्रदेशों में नंबर 1 पे पुडुचेरी है। बाकी सब नहीं रट सकते। कितना रटोगे? तो मेन ही 1-2 पढ़ लीजिए, आगे बढ़ते हैं। PAI 2021 के बारे में पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 5 विषयों, 14 सतत विकास लक्ष्यों और 43 संकेतकों के साथ इक्विटी, विकास और स्थिरता के 3 स्तंभों के आधार पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को रैंक प्रदान करता है। स्थिर सूचकांक संसाधनों पर पहुंच और उपयोग के आधार पर राज्यों को रैंक प्रदान करता है। इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था, पर्यावरण व मानव जाति पर पड़ता है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स साम्यता, विकास एवं धारणीय स्तंभों द्वारा परिभाषित सतत विकास के संदर्भ में राज्य के शासन के प्रदर्शन को मापता है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में 5 केंद्र प्रायोजित परियोजनाओं का विश्लेषण भी किया है, जो स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका के प्रमुख विकास मानकों में सहायता करते हैं। ये हैं महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, एकीकृत बाल विकास सेवाएं, समग्र शिक्षा अभियान एवं मध्याह्न भोजन योजना। सार्वजनिक मामले PAI 2021 में कोविड महामारी के दौरान राज्यों के प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग शामिल है। यह प्रतिवर्ष प्रदर्शन राज्यों के संकुल क्लस्टर विशेषणों को मापने वाले डेल्टा विशेषण का विस्तार है। PI 2021 प्रमुख निष्कर्ष क्या है? शीर्ष प्रदर्शनकर्ता केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना है। 2 स्तंभ लगातार प्रदर्शन 3। ठीक है। कोविड-19 प्रतिक्रिया सूचकांक एवं प्रतिवर्ष प्रदर्शन एवं राज्यों का संकुलन विश्लेषण। सार्वजनिक मामलों की सूचकांक PAI 21 में कर्नाटक 7वें स्थान पर पहुंच गया। मनरेगा क्रियान्वयन में केरल इस साल सबसे ऊपर है। मध्याह्न भोजन योजना में गोवा शीर्ष स्थान पर है। समग्र शिक्षा अभियान में छत्तीसगढ़ सबसे नंबर 1 है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में
केरल नंबर 1 है। एकीकृत बाल विकास में उड़ीसा नंबर 1 है। कोविड-19 प्रतिक्रिया सूचकांक में केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश 1 2 3 पर है। कर्नाटक 5वें स्थान पर है। इस सूचकांक में तत्परता, तैयारी एवं नियंत्रण शामिल है। ठीक है। हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2021। एडल गिव हुरुन परोपकारी सूची 2021, हुरुन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 3 नवंबर 2021 को जारी किया गया। इस सूची में विप्रो के संस्थापक अजीम प्रेमजी ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 9,713 करोड़ रुपए का दान देकर दान दाताओं की सूची में शीर्ष स्थान पर है। एक दिन में लगभग 27 करोड़ रुपए ये दान कराए इन्होंने। एचसीएल के शिवनाथन ने एक बार फिर 1,263 करोड़ रुपए के वार्षिक दान के साथ 59% की वृद्धि करते हुए इस स्थान पे दूसरे पे हैं। और फिर आते हैं रिलायंस इंडस्ट्री के मुकेश अंबानी, जिन्होंने 577 करोड़ रुपए के वार्षिक दान के साथ परोपकार सूची में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। सूची में 4 परोपकारी कौन है? अजीम प्रेमजी, फिर शिवनाथन, मुकेश अंबानी, फिर बिरला। समुद्रयान परियोजना। समुद्रयान परियोजना क्या है? केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आधिकारिक तौर पर चेन्नई में समुद्रयान परियोजना, समुद्रयान प्रोजेक्ट नामक भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन का शुभारंभ 29 अक्टूबर 2021 को किया। यूनिक ओशन मिशन का उद्देश्य उप समुद्री गतिविधियों के संचालन हेतु गहरे पानी के अंदर मानव युक्त वाहन का प्रयोग करना है। इस तकनीक के साथ भारत इस तरह के पानी के नीचे के वाहन रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन जैसे देश के एलीट क्लब में शामिल हो चुका है। समुद्रयान राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के महासागर मिशन का हिस्सा है। इस पूरी परियोजना के लिए 6,000 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। इस परियोजना के तहत गहरे पानी में चलने वाली सबमर्सिबल को मत्स्य 6,000 का कोड नेम दिया गया है। यह 6,000 टाइटेनियम धातु से बना है। इसका व्यास 2.1 मीटर है। यह यान 3 लोगों को समुद्र की गहराई पर ले जाने के में सक्षम है। सामान्य स्थिति में यह यान 12 घंटे तक समुद्र की गहराई में रह सकता है। दिसंबर 2025-24 तक मत्स्यता अपने सभी परीक्षणों के लिए तैयार हो जाएगी। इसे चेन्नई स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी NIOT द्वारा विकसित किया गया है। देव सहाय पिल्लई को संत की उपाधि। ठीक है। तो ये पोप फ्रांसिस ने, हमने स्टार्टिंग में भी देखा था, वेटिकन के पोप फ्रांसिस ने कन्याकुमारी में 18वीं शताब्दी के जन्म में देव सहाय पिल्लई को संत की उपाधि देने की घोषणा करी है। ठीक है। बाकी और इस पे कुछ मतलब का नहीं है। नेक्स्ट है चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली दक्षिण रेलवे की पहली ट्रेन हो गई। चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस एकीकृत प्रबंधन प्रणाली इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम IMS प्रमाणन प्राप्त करने वाली दक्षिण रेलवे की पहली ट्रेन बन गई है। इस ट्रेन के विश्व स्तरीय रखरखाव, पर्यावरण के अनुकूल संसाधनों और यात्रियों की सुविधाजनक और सुरक्षित यात्रा का प्रमाण पत्र मिला है। चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस इस प्रतिष्ठित प्रमाण को प्राप्त करने वाली पहली शताब्दी ट्रेन और भारतीय रेलवे की दूसरी ट्रेन या मेल है। अब ये सब सर्टिफिकेट्स हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पहला क्या था? IMS से प्रमाणित होने वाली भारतीय रेलवे की पहली ट्रेन कौन सी थी? हबीबगंज हजरत निजामुद्दीन हबीबगंज भोपाल एक्सप्रेस ट्रेन थी। लीड्स लॉजिस्टिक इंडेक्स 2021। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स 2021 की रिपोर्ट में 8 नवंबर 2021 की जारी लॉजिस्टिक इंडेक्स चार्ट ने 2021 में राज्यों की लॉजिस्टिक क्षमता का आकलन किया है। गुजरात को लीड्स 2021 इंडेक्स में नवंबर 1 के रूप में स्थान दिया गया। 2019 में भी इस सूचकांक में गुजरात शीर्ष स्थान पर था। 2020 में कोविड के चलते यहाँ पर रैंकिंग नहीं दी गई। बाकी 10 राज्यों में कौन कौन से हैं? हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के स्थान है। उत्तर प्रदेश 7 स्थान की छलांग लगा के अब 6ठे नंबर पे पहुंच गया है। ठीक है। बाकी केंद्र शासित उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमालयी केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर शीर्ष पर है। अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली शीर्ष पर है। पूर्वोत्तर राज्यों में सिक्किम और मेघालय शीर्ष पर है। बाकी तो मतलब का नहीं है, बाकी हम देख चुके हैं क्या है।
ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ना नहीं। जो टॉपर है गुजरात, बस उसी का नाम याद रखिए, और यूपी छठे नंबर पे है। बाकी आगे देखते हैं क्या है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक SEEI 2020 केंद्रीय विद्युत मंत्रालय और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा 27 अक्टूबर 2021 को राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स में, इसका सूचकांक में कर्नाटक नंबर 1 पे रहा। बाकी हमको इतना याद नहीं करने क्योंकि बहुत कुछ है। सूचकांक पे दूसरे पे है राजस्थान, तीसरे पे है हरियाणा। ठीक है, और इन सबको इग्नोर करो, इतना रट नहीं पाएंगे हम, कोई मतलब नहीं है। कर्नाटक का हमें याद करना है, नंबर 1 पे कर्नाटक था, और यूपी की रैंक इसमें है, 9वीं रैंक है यूपी की। ठीक है, मैपिंग इंडियाज क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट 2021 26 अक्टूबर 2021 को ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद गैर लाभकारी नीति अनुसंधान संस्थान मैपिंग इंडियाज क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी डिस्ट्रिक्ट लेवल असेसमेंट शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट में अपनी तरह का पहला क्लाइमेटिक वल्नरेबिलिटी इंडेक्स भी लॉन्च किया गया है। सूचकांक ने भारत में 640 जिलों को विश्लेषण किया है और पाया 463 जिले अत्यधिक बाढ़, सूखा और चक्रवात के चपेट में हैं। प्रभावित राज्य 27 और राज्य 27 और केंद्र शासित प्रदेश चरम जलवायु घटनाओं की चपेट में, जो अक्सर, ठीक है, अब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जलवायु विविधता वाले राज्यों की रैंकिंग क्या है? नंबर 1 पे इसमें असम है। इतना ही रट लो, बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते इसमें, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बुक में दिया है तो पूरा कंप्लीट कर रहे हैं हम। भारत को भू स्थानिक ऊर्जा, अब ये इम्पोर्टेंट, भारत का भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र ये किसने लॉन्च करा था? जियोस्पैटिकल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया किसने लॉन्च करा है? नीति आयोग ने। किसके साथ मिलकर लॉन्च करा था? इसरो के साथ। ठीक है ना, ये इसरो के साथ और भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालयों के सहयोग से विकसित किया गया था। इसमें क्या है? पारंपरिक बिजली संयंत्रों, तेल और गैस कुओं, पेट्रोल रिफाइनरी, कोयला क्षेत्रों, कोयला ब्लॉक जैसे देश के सभी ऊर्जा संसाधनों की समग्र तस्वीर एक साथ हमको मिल जाती है। ठीक है, GIS वगैरह के बारे में दिया है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। जो मेन चीज थी, किसने डेवलप करा? नीति आयोग ने, इसरो के साथ, और जो हमारी ऊर्जा मंत्रालय है उसके साथ मिलकर ये डेवलप किया गया था। महाराष्ट्र स्वयं की वन्य जीव कार्य योजना को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बन गया। ठीक है, ये पहले भी हम लोगों ने देखा है। राज्य वन्य जीव बोर्ड, स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की 17वीं बैठक के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने अपनी स्वयं की वन्य जीव कार्य योजना 2021-30 को 12 अक्टूबर 2022 को मंजूरी की, जिसके अगले 10 वर्षों में लागू किया जाएगा। इस योजना अगले दशक के लिए वन्यजीव संरक्षण के लिए एक मार्गदर्शन दस्तावेज है। महाराष्ट्र अपने स्वयं की वन्यजीव कार्य योजना पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। बोर्ड ने विदर्भ क्षेत्र के चंद्रपुर जिले में तोडाबो अंधेरी टाइगर रिजर्व, तोडाबो अंधेरी सीमा को लगभग 79 वर्ग किलोमीटर बढ़ाने की मंजूरी दी है। योजना ने वन्य जीव संरक्षण में जलवायु परिवर्तन अनुकूल एकीकृत करने का सुझाव दिया है। योजना के अनुसार जलवायु परिवर्तन अनुकूल CCA और आपदा जोखिम न्यूनीकरण DDR पर विशेष ध्यान देते हुए राज्य के तटीय क्षेत्र के जलवायु कार्य योजना विकसित करने के लिए राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के साथ तालमेल बिठाना है। राज्य सरकार के स्वामित्व वाली पहली वन्यजीव DNA परीक्षण परियोजना उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में क्षेत्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला रीजनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भारत की पहली राज्य सरकार के स्वामित्व वाली वन्य जीव DNA वाइल्ड लाइफ DNA परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला को 22 अक्टूबर 2021 को उद्घाटन किया। ठीक है, इसको निर्भया योजना के तहत मुंबई और पुणे में 3 फास्ट ट्रैक DNA परीक्षण इकाइयों का भी शुभारंभ किया। बाकी अभी कहाँ है? देहरादून और हैदराबाद में 2 वन्यजीव DNA प्रयोगशालाएं हैं जो पूरी तरह से केंद्र सरकार के स्वामित्व में है, जबकि नागपुर में जो ये बनेगी, ये भारत की पहली राज्य सरकार के स्वामित्व वाली प्रयोगशाला बनेगी। प्रयोगशाला विशेष रूप से यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण पॉस्को अधिनियम 2012 के तहत दर्ज मामलों को निपटाने का काम करेगी। केंद्र सरकार की निर्भया योजना के तहत 53 करोड़ रुपए की लागत से इस प्रयोगशालाओं का विकास किया जाएगा। देश का पहला अल्कोहल संग्रहालय कहाँ? अब ये तो गोवा में ही होगा। ठीक है, गोवा के कैंडोलिम बीच में देश का पहला अल्कोहल संग्रहालय म्यूजियम खोला गया है। ठीक है, बाकी अब इग्नोर कर दिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं।
अब ये फेनी बड़ी फेमस है। गोवा की जो फेनी है इसको जीआई टैग मिला था 2013 में। ओके, ये किससे बनाते हैं? कैसू एप्पल से उगाए जाते हैं। मतलब 500 साल पुरानी है। तो हम्म, कैसू फेनी और दूसरी नारियल फेनी, ये तो उनकी फेनी का नाम तो मैंने भी थोड़ा बहुत सुना है। मतलब लोग बताते हैं बड़ी अच्छी होती है। माउंट हैरियट का नाम माउंट मनी। ठीक है, चुनाव था, कुछ करना था गवर्नमेंट को, उन्होंने कर दिया। क्या करा? 16 अक्टूबर 2021 को मणिपुर के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देते हुए केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के एक द्वीप शिखर माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रख दिया गया। ठीक है। उल्लेखनीय है कि मणिपुर राज्य ने वर्ष 1857 की क्रांति तथा 1851 के एंग्लो मणिपुरी युद्ध के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा मणिपुर एक ऐसा राज्य था जिसने आजादी के आंदोलन के समय अपना संविधान भी लागू किया था। माउंट हैरियट जो माउंट मणिपुर बन गया है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पर एंग्लो मणिपुरी युद्ध के दौरान मणिपुर के महाराजा कुलचंद ध्वज सिंह तथा 22 अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को कैद किया गया था। ठीक है, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इसका माउंट हैरियट का नाम माउंट मणिपुर रख दिया गया। 7 नए रक्षा सार्वजनिक उपक्रम राष्ट्र को समर्पित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुध निर्माणी बोर्ड के विघटन के से बने 7 नए रक्षा सार्वजनिक उपक्रम 15 अक्टूबर 2021 को राष्ट्र को समर्पित किए हैं। इन 7 नई कंपनियों को गठन 200 साल पुराने आयुध निर्माणी बोर्ड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के 1 अक्टूबर 2021 से प्रभावी विघटन के बाद किया गया है। OFB के अंतर्गत 41 निर्माणी और 9 सहायक निकाय थे। अब इन फैक्ट्रियों को 7 नवगठित कंपनियों में बांटा गया है और साथ ही इन OFB के 70,000 कर्मचारियों को 7 नई संस्थाओं में भेजा जाएगा, जिसमें कर्मचारियों को सेवा शर्त में कोई बदलाव नहीं होगा। 7 नए रक्षा सार्वजनिक उपक्रम में शामिल है कौन है? मुनिसंस इंडिया लिमिटेड, आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड, एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, ट्रू कंफर्ट्स लिमिटेड, यंत्र इंडिया लिमिटेड, इंडिया ऑप्टिक्स लिमिटेड और गाइडर्स इंडिया लिमिटेड। ये 7 कंपनियां बनाई गई हैं। सभी 7 कंपनियां 3 सेवाओं राज्य पुलिस के साथ साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस के बल के उपयोग के लिए पैरासूट, सेना के आराम के सामान, हथियार, वाहन, गोला बारूद, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स गियर आदि का उत्पादन करेंगे। ठीक है, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान कहाँ हुआ है? ये तेलंगाना में इसकी टेस्टिंग चल रही है। ठीक है, तेलंगाना में कोविड-19 महामारी को देखते हुए भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान ई वोटिंग सोल्यूशन ऐप विकसित किया गया है। 8 से 18 अक्टूबर 2000 तक खुले आवेदन पर पंजीकृत और 20 अक्टूबर को कृत्रिम डमी वोटिंग के साथ खम्मम जिले में आयोजित किया, जिसमें खम्मम नगर निगम डमी चुनावों के साथ देश की पहली स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग प्रणाली ड्राई रन से गुजरा, जिसमें लगभग 2128 नागरिकों ने हिस्सा लिया। ई वोटिंग समाधान तेलंगाना राज्य चुनाव आयोग TSE द्वारा राज्य के IT विभाग के इमेजिंग टेक्नोलॉजी विंग ऑफ सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC के कार्यान्वयन समर्थन के साथ विकसित किया गया है। ई वोटिंग पहल का उद्देश्य मतदाताओं के उन वर्ग के लिए मतदान की सुविधा उपलब्ध कराना है जिनमें दिव्यांग लोग हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, अधिसूचित आवश्यकता सेवाओं में कार्यरत नागरिक हैं, बीमार लोग हैं, मतदान कर्मी हैं, IT पेशेवर हैं। ये लोग हैं जिनको वोटिंग कराने के लिए कुछ डेवलप करा जा रहा है। इस ऐप को विकसित करने में IIT भिलाई के निदेशक प्रोफेसर रजत मूड़ा का बड़ा योगदान है। मूना भारतीय चुनाव आयोग के टेक्निकल एडवाइजर भी हैं। ठीक है, चलिए, जितना नेशनल सेक्शन था हमने कवर कर लिया इस वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल जो घटनाओं की थी। तो कुल मिलाकर हमारे 53 पेज हो गए हैं 194 पेजेस में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।